सही है। तो हमने जो लास्ट टाइम काम किया था उसको रिपीट करने की ज़रूरत है। अबे चलो एक काम करते हैं, सही है, एक काम करते हैं, इधर एक न्यू फाइल बना लेते हैं, index.js। अब तो मुझे भी रट गया है बिल्कुल। एक्सप्रेस इट इज़ इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, सबको पता है। सही है, शुरू में क्या करते हैं, थोड़ा ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सही है, पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको साथ में कांस्टेंट आपका mongoose है और ये हम कह देते हैं रिक्वायर। इसको जूम इन करूँ? सही है, सही है। तो ये आपके पास ठीक है। बंद कर दो। मेरे ख्याल से वो कल जो दूसरे बैच वाले बच्चे थे उन्होंने थोड़ी कंप्लेन की थी ब्राइटनेस पे, हो सकता है इन्होंने थोड़ी कम कर दी हो। सर वो बल्ब है ना स्क्रीन के शीशे के ऊपर ये बल्ब दिख रहा है, इस वजह से ये वाला ये वाला नहीं सही है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या किया है कि हमने mongoose और एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया है। अब आपको पता है कि ऐप के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक्सप्रेस को कॉल करना पड़ता है, लेकिन ऐप अब डायरेक्टली नहीं हो सकता बल्कि हमें कांस्टेंट भी देना पड़ेगा। सही है, और इसी के साथ ही हम ये भी कर लेते हैं कि हम लोग ऐप डॉट लिसन बना लेते हैं। ठीक है जी, और ऐप डॉट लिसन में आपको पता है कि हम लोग क्या पास करते हैं, 5000 हमने पास कर लिया। सही, वो आज डॉट env वाला काम आज नहीं करते क्योंकि वो खामखा वाकई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम console डॉट लॉग कर लेते हैं और हम कहते हैं सर्वर कनेक्टेड। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपको पता है कि अब हमारी सर्वर हमारा इनिशियलाइज हो चुका है। इस स्टेज तक आपका सर्वर इनिशियलाइज्ड है। अब हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस से कनेक्ट करना वो का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है कि हमने क्या किया था, mongoose डॉट कनेक्शन नहीं था, कनेक्ट था, mongoose डॉट कनेक्ट, और इसमें हमें क्या चाहिए, उसकी URL, डेटाबेस की URL। और डेटाबेस की URL हमने उठाई थी यहाँ से। किसी ने ट्राई किया इसको डेटाबेस बनाने के लिए? कोई मसला हुआ किसी को? लोकल होस्ट वाला किया हुआ है, ठीक है। अगर लोकल होस्ट आप कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे किया है तो फिर वो देख लीजिएगा। क्या स्ट्रिंग जो है, हाँ, अब कनेक्शन स्ट्रिंग हम बेसिकली इसकी उठाने वाले हैं। तो आपको पता है कहाँ से मिलेगी, कनेक्ट से मिलेगी। कनेक्ट में जाके आप कनेक्ट योर एप्लीकेशन पे जाते हैं और आप यहाँ से इसको पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, कल इस चीज़ में मैंने एक चीज़ नोट की है कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग में पासवर्ड ये रहा, सही है, लेकिन इसमें वो नहीं है, डेटाबेस का नाम नहीं है। ठीक है, आप डेटाबेस का नाम, अब ये आप सोच रहे होंगे कि डेटाबेस का लिंक ही तो है सारा। असल में ये डेटाबेस का लिंक नहीं है, ये उस कंप्यूटर का लिंक है जिसमें डेटाबेस सेव हुआ है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है कि जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, वैसे अगर आप उसको नहीं भी लिखेंगे ना तो जो एटलस है वो ऑटोमेटिकली आपको एक डेटाबेस बना के दे देता है, आपको वो पूछता नहीं है। लेकिन आपको इधर उसको डेटाबेस का नाम भी बताना चाहिए। तो उसको बताने के लिए आप सिंपली ये करें, आप इसको यहाँ से मिटा दें, ठीक है, और आप यहाँ पे फर्स्ट करें लिख दें यूजर्स, तो आपका यूजर्स के नाम का एक डेटाबेस बन जाएगा। जब कनेक्शन ऑटोमेटिकली वो बनाएगा ना तो ऑटोमेटिकली डेटाबेस बना देता है। कुछ बच्चे इस पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये डेटाबेस का जब लिंक है तो फिर डेटाबेस का नाम देने की क्या ज़रूरत है। तो जिस तरीके से आपके एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स बन सकते हैं, इसी तरीके से एक आपके सर्वर के अंदर बहुत ज़्यादा डेटाबेस बन सकते हैं, क्योंकि आप हर काम का डेटाबेस अलग बनाते हैं। फर्ज करें आपके 5 क्लाइंट हैं, आप 5 कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, तो हर कंपनी का डेटाबेस भी अलग होगा। तो आप हर कंपनी के लिए बिल्कुल अलग अलग थोड़ी अकाउंट बनाओगे। आप बोलोगे भाई मेरा एक ही अकाउंट है, एक ही सर्वर है, उसके अंदर सिर्फ क्या बदल दोगे, डेटाबेस का नाम। इस वक्त मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, यूजर्स। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि const db इट इज इक्वल्स टू mongoose डॉट कनेक्शन। अब mongoose डॉट कनेक्शन के बाद हम लोगों ने ये पता करना था, कौन सा, ये वाला। एक मिनट देखें, यहाँ पे समझने वाली बात ये कि इस लाइन से आप डेटाबेस से कनेक्ट हो गए, ठीक है, इस लाइन से
डेटाबेस से कनेक्ट हो गए, ये फंक्शन चला, फंक्शन ने इसको कनेक्ट कर लिया, गेम खत्म। लेकिन ये वाला जो है ना, अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई काम हुआ या नहीं हुआ, मतलब कनेक्शन बना या नहीं बना। तो आप इस मंगूज की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि किस में पड़ी हुई है, इस मंगूज के ऑब्जेक्ट में। ये बात समझ आ रही है? कौन सा कॉन्फ़िग? वो तो नहीं, वो तो .env था, वो कुछ और था। ये लाइब्रेरी डाउनलोड करनी पड़ेगी। कौन सी वाली? ये मंगूज। जाहिर सी बात है, मंगूज तो डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऊपर ऊपर हमने इंस्टॉल की हुई है ना। तो सबसे पहले हमने इस मंगूज पैकेज से कनेक्ट का फंक्शन इस्तेमाल किया। अब हम इसका कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये चीज़ देखेंगे। मैं इसको कनेक्शन बोल रहा हूँ, इसको प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ। वजह समझ आ रही है क्यों? क्योंकि इस पे मैंने पैरेंथेसिस लगाया नहीं, तभी मैं इसको क्या कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी। अभी तक मुझे नहीं पता ये ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, क्या है, और ये इसको मैंने पैरेंथेसिस लगा दिया, तो गारंटी वो क्या चीज़ है, फंक्शन है। सही है, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। तो हम बस, अच्छा ये वाला काम ना आप ना भी करें ना तो आपकी मर्जी है, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, mongoose.connection.on डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ये तो बस मैंने इसको वेरिएबल में किया है कि मुझे बार बार ये चीज़ ना लिखनी पड़े, ये मेरी मर्जी है। अब इसका क्या मतलब है, मैंने ये क्यों किया था? ये मैंने इसलिए किया था कि मैं एक लाइन लिख सकूं db.on, ये कहाँ लिख रहा है, db.on। सही है। सबसे पहले आप बताओगे कि किस चीज़ पे ये फंक्शन चलेगा। तो ये फंक्शन चलेगा जब आपका क्या थ्रो होगा, एरर थ्रो होगा, और इसके अगेंस्ट में एक कॉल बैक फंक्शन उठेगा। ये कॉल बैक फंक्शन को एरर मिलेगा और यहाँ पर ये console लॉग करा देगा, console.log एरर। बात समझ आई? बहुत सिंपल। उसके बाद हम लोग एक और इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए बनाएंगे db.once, और ये तब चलेगा जब आपका डेटाबेस क्या हो जाएगा, कनेक्टेड। अच्छा, इन्होंने बहुत टेक्निकल चीज़ इस्तेमाल की है। अगर आप इसको गौर करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में कनेक्टेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये कनेक्टेड का मतलब है कि वो कनेक्ट हो चुका है, तो ये चलेगा। सही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कनेक्टेड बना लिया। अब इसमें हम बोल देते हैं console.log db connected। अब इतना काम हो गया, सर्वर हमारा रिस्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्या लिख के आ गया, db connected। अब लेकिन गौर करेंगे मैंने क्या किया है, ऊपर डेटाबेस का नाम क्या दिया है, यूजर्स। बात समझ आई? उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ तक काम हो गया डेटाबेस का। एक हम लोग खूबसूरती के लिए हम एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको आप नीचे ले आते हैं। यहाँ पे आप नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे db कनेक्शन कोड। सही है। यूजर लिखे हैं वहाँ जो डिलीट किया उसका वो अल्टरनेट हर स्ट्रिंग में आता है। कौन सा वाला जो आपने यूजर की जगह डिलीट किया हाँ, वो हर स्ट्रिंग में सेम आता है। नहीं, ये जो कनेक्शन URL है वो बाय डिफॉल्ट है। अगर आप उसको दोगे नहीं दोगे वो समझ जाएगा कि जो पहले से लिखा होता है ना, रीड एंड राइट, वो उसको मिल जाएगा। डेटाबेस बना देंगे, वो डेटाबेस उसी नाम का कुछ बना देगा। उन्होंने बेसिकली वो पहले क्या किया हुआ था, वो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ था कि बाय डिफॉल्ट, अगर आपको नाम नहीं देना तो वो जो आगे चीज़ लिखी हुई थी ना, वो उसको बेसिकली ये बता रही थी कि बाय डिफॉल्ट वाले डेटाबेस में डाल दो जो भी चीज़ आ रही है। पता है कैसे लगेगा, इसमें एंड पॉइंट से आगे लिखना है। नहीं देखिए, ये हमेशा कनेक्शन स्ट्रिंग, ये आपको मज़े की बात है, आपको पता होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कनेक्शन URI। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है डेटाबेस URI, या मोस्ट पॉपुलरली कनेक्शन, सबसे आसान में कनेक्शन स्ट्रिंग। ये समझ लो हरफ आम है, जैसे आम ज़बान नहीं होती उसमें इसको कनेक्शन स्ट्रिंग कहा जाता है। अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो उसमें कनेक्शन URI कहता है, यहाँ डेटाबेस URI कहता है। इसका पैटर्न कुछ होता है और तकरीबन ये हर डेटाबेस के लिए सेम होता है। अब मैं आपको MySQL वाला बताऊं जिसमें आजकल मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। MongoDB को समझ लिया, मुझे 2 साल हो गए, मैंने इसको ज़्यादा टच नहीं किया। लास्ट टाइम मैंने इसको ज़्यादा भी इस्तेमाल किया था जब मैं आपके ही बैच 1 को पढ़ा रहा था। ठीक है, तो वो मैं उसकी वजह बताऊँगा कि मैं क्यों इसको ज़्यादा आजकल यूज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं MySQL को ज़्यादा क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग, डेटाबेस URI और कनेक्शन URI, इसका जो पैटर्न होता है, सबसे पहले आपका बेसिकली DB का नाम होता है। सही है। अब आप जैसे यहाँ पे देखें, इसने क्या लिखा हुआ है, MongoDB। उसके बाद इस तरह का होता है, ये वाला आपने जो पैटर्न है आपने HTTP और HTTPS के बाद देखा होगा। सही है। उसके बाद ये हमेशा बोलता है कि यूज़र नेम क्या है,
सही है। फिर कॉलन होता है, फिर यहाँ पे वो पूछता है हमेशा कि पासवर्ड क्या है। सही है। ये होने के बाद @ का साइन होता है और उसके बाद होस्ट नेम होता है, इसको हम कहते हैं होस्ट नेम, कि आपका जो डेटाबेस है वो डिप्लॉय कहाँ पर है, किस जगह पर डिप्लॉय है। होस्ट नेम का मतलब है जैसे कि लोकल होस्ट, अगर आपके लोकल होस्ट पर डेटाबेस है तो होस्ट नेम की जगह क्या आता है, लोकल होस्ट आता है। उसके बाद होस्ट नेम जब खत्म होता है, हम इस वाले केस में हमारा होस्ट नेम क्या है, ये है disruptlabs.mongodb.net, क्योंकि मैं एक ऐसा डेटाबेस इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि MongoDB के अपने सर्वर पे पड़ा हुआ है, इस वजह से मैं इसका क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, होस्ट नेम। उसके बाद फाइनली / होता है और यहाँ पे DB नेम होता है। आप PostgreSQL देखें, आप Redis देखें, आप MySQL देखें, आप SQL सर्वर देखें, आप MongoDB देखें, आपको तकरीबन हर किसी का जो डेटाबेस URL है वो इसी पैटर्न में मिलेगा। ये स्टैंडर्ड आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है। सही है। इस वजह से मुझे पता है कि मैं / यूजर्स करूंगा तो वो अब उसको पता लग जाएगा कि मैं किस डेटाबेस में डेटा रखना चाह रहा हूँ, यूजर्स के डेटा में। अब आप इसको ना डिकोड करके देखें, ये क्या चीज़ है मेरा, अब यूजरनेम किसका है, अकाउंट से जब साइन अप कर रहे थे ये बेसिकली अकाउंट का नहीं है, ये उस डेटाबेस का यूजर नेम है। सही है। किस डेटाबेस का, यूजर्स का। लेकिन अभी क्योंकि मैंने अकाउंट डिस्टर्ब लैब्स जो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो इसमें मैं जो भी डेटाबेस बनाऊंगा ना उसमें इसका एक्सेस हो जाता है। जब आप प्रोफेशनल काम करते हैं तो आप अपने हर डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड अलग रखते हैं। इसका मतलब है कि एक ही कंप्यूटर में अगर 10 डेटाबेस हैं 10 कंपनीज के, तो ऐसा ना हो कि एक बंदे के पास सबका पावर। अब आपके पास एक ही डेटाबेस का एक्सेस होता है जिस पे आप काम करते हो, कंपनी आपकी कंपनी आपको सिर्फ उस डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड देती है। जब भी आपको डेटाबेस से कनेक्शन करना होता है आपको तीन चीजें चाहिए होती हैं, उस डेटाबेस का यूजर नेम, उस डेटाबेस का पासवर्ड और उस डेटाबेस का नाम कि कौन सा डेटाबेस। ठीक है। अभी ये विंडोज चल रहा है, मैंने ड्यूअल बूट किया हुआ है, वरना अगर ये वो होता लिनक्स अगर होता तो मैं आपको दिखा देता कि वो मेरे पास पूरी लिस्ट है डेटाबेसेस, उसमें जो हम लोग कंट्रोल करते हैं तो उसमें मेरे पास 10-15 डेटाबेसेस हैं, वो सारे कनेक्टेड है। अब हर किसी की फाइल अलग है, पासवर्ड अलग है, यूजर नेम अलग है, डेटाबेस नेम अलग है, तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल करते हैं। आपके लिए बस ये याद रखने की जरूरत है कि ये चीज़ ये वाली सही है कि ये पैटर्न होता है। और ज़्यादा अगर आपको और याद नहीं बैठता तो आपको बस ये याद रखना चाहिए कि अगर यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम बदलना है तो आप यहाँ बदलेंगे। अभी आप थोड़ी देर में इसको और खूबसूरती से देख लेंगे कि ये कैसे होता है। सही है। फिलहाल इसको मैं मिटा देता हूँ। सर ये याद एक काम किया सर, क्या यूआरएल आप लोग खुद बनाइए। ये URL कौन सी वाली है, ये तो मैं कॉपी करके लाया, कहाँ ये आपका लाया है। नहीं ना सर, सर 3 छुट्टियां हो गई अभी, इस वजह से वो पूछ रहे हैं। ये कनेक्ट पे प्रेस करना है। वैसे वीडियो देखी किसी ने, आवाज़ सही है उसमें, सर सही है। बेहतरीन है। आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारा प्रोसेस यही है। उसमें खामखा टाइम ज़ाया होगा क्योंकि कल इस पर बहुत टाइम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है जी, यहाँ तक काम हो गया। अब मैंने ये देखें, इसको मैंने कोड को अलग कर दिया है, यहाँ से DB कनेक्शन कोड स्टार्ट हो रहा है। सही है। ये सिर्फ कनेक्शन कोड है, समझ रहे हैं, ये सिर्फ कनेक्शन बनाने के लिए कोड चाहिए था मुझे, और यहाँ पे ये कोड एंड हो चुका है। अब हम लोग चाहते हैं, हम लोग बनाते हैं राउट्स, और हम क्या बना रहे हैं अब, राउट्स। ठीक है, पता नहीं मैंने क्या कर दिया, राउट्स। लेकिन अब आपको एक चीज पता है कि मैंने आपको कहा था कि जब भी हम लोग डेटाबेस पढ़ते हैं तो उसमें क्या चीज पढ़ना लाजमी है, ये बात याद है आपको, क्रूड ऑपरेशन पढ़ना लाजमी है। क्या पढ़ना लाजमी है, क्रूड ऑपरेशन। तो हम लोग इसके अंदर लिखते हैं सबसे पहले DB क्रिएट। ठीक है, क्रूड का पहला C, उसके बाद हम काम करने वाले क्रिएट के लिए। अब क्रिएट के लिए मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं ऐप, बल्कि app.post बनाएंगे। app.post के अंदर आपको पता है मैं फिलहाल रूट URL पे ले आता हूँ। यहाँ एक काम कर लेते हैं, सेव यूज़र। ठीक है, उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं। कॉल बैक फंक्शन में मैं कहता हूँ रेक रेस, और
यहाँ पे res.json सही है, और res.json मेरे में क्या पुश होगा, request.body। मिडलवेयर नहीं दी, कौन सी, ऊपर मिडलवेयर नहीं दी। ये आने तो दो। नीचे सही का है, नाम होगा। तो यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया है। अब हम थंडरबोल्ट पे जाते हैं, यानी मैंने रिमोट एक्सप्लोरर खोल दिया है। और हम एक न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं, और न्यू रिक्वेस्ट में आपको पता है यहाँ पे आएगा लोकल होस्ट 5000। अब गेट रिक्वेस्ट नहीं है, कौन सी रिक्वेस्ट है, पोस्ट। लेकिन अब इसका नाम डिफरेंट है। इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, और ये मेरा लिंक बन गया। अब मुझे बॉडी भी चाहिए, बॉडी में क्या चाहिए, जेसन। अब जेसन में मैं कह रहा हूँ नेम हेलो, और दूसरा मैं कह रहा हूँ एज 25। सही है, इसको अब हम सेंड करते हैं। तो सेंड करते हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है। रिस्पॉन्स क्या आया है, 200 के ओके आ गया, 200 आ गया, मतलब आंसर आ गया, लेकिन एम्प्टी आया, कुछ भी नहीं आया। उसकी मतलब आप समझ गए होंगे कि अब तक ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या देना है इसमें, app.use। सबसे पहले तो मुझे कौन सा देना है, URL encoded एक्सप्रेस करेंगे, express डॉट। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये तो बंदा चीता है, तो बीच में बैठ के सर को बता रहा है कि ये हो रहा है। उसने प्रैक्टिस की, आप भी प्रैक्टिस करें, आपको भी आ जाएगा, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। उसके बाद क्या था, express.json। ये दो मिडिलवेयर्स आपको पता थी कि हमें चाहिए होती हैं। अब हम इसको दोबारा से ट्राई करते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। आपको क्लियरली दिख रहा है मिडिलवेयर को क्या कर रही है, उसका क्या यूज़ है। अब मुझे ये जो डेटा मेरे पास आया है, इस डेटा को मुझे बेसिकली क्या कराना है, सेव कराना है अपने डेटाबेस में। ठीक है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले बनाना पड़ेगा, अब मुझे ये दोबारा थोड़ा चाहिए, db क्या चीज़ चाहिए मुझे, स्कीमा स्टार्ट। ठीक है, तो ये मुझे चाहिए, इसको मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ। ठीक है, स्कीमा जो है यकीनन बनता है, कैसे बनता है, mongoose, क्योंकि मेन पैकेज कौन सा है हमारा, mongoose डॉट, यहाँ पे ही आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा वो स्कीमा। अच्छा, यहाँ पे देखें स्कीमा की ना वैसे बहुत चीज़ और भी चीज़ें हैं। स्कीमा है, स्कीमा टाइप है, स्कीमा टाइप्स है, स्कीमा डॉट टाइप ऑप्शंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉट स्कीमा अभी हमें चाहिए, और डॉट स्कीमा हमें क्या करना होता था, यहाँ पे ये क्या है, एक फंक्शन है, लेकिन इससे पहले न्यू लगता था, क्लास में तो वो क्लास है, तो हमारे पास क्या लगता है, न्यू। और यहाँ पर मैं इसको कोई ना कोई नाम दूंगा, जैसे मैंने अभी दिया यूज़र मॉडल, और मैंने इसको क्या कर दिया, वेरिएबल में दी। कॉन्स्ट। बल्कि अगर यूज़र मॉडल नहीं होगा, यूज़र स्कीमा होगा। ठीक है, अब मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना की हो, ये कंफर्म करने के लिए हम इधर से कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि हो जाती है। तो ये हमें दिख रहा है कि हमने भी ये काम किया है, mongoose डॉट स्कीमा एस कैपिटल, मैंने भी एस कैपिटल ही दिया है, और न्यू देना था, इस वजह से मैंने भी क्या दिया है, न्यू दिया है। अच्छा, कल तो आर्टिकल्स वगैरह ढूंढने में बहुत केओस हुआ था, तो आज उसको थोड़ा सा सही से देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब स्कीमा जो है वो बेसिकली आपसे रिसीव करता है एक ऑब्जेक्ट। क्या रिसीव करता है, ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। अब ऑब्जेक्ट, अब इस तरह का साइलेंस होना बंदे को पढ़ाने में मजा आता है। कल शोर अलग आ रहा था, ये इसके मसले अलग हो रहे थे। सही है, तो स्कीमा में ऑब्जेक्ट वो आपसे मांगता है, एक तरह से ये वही ऑब्जेक्ट है जो आप अपने डेटाबेस में सेव कराना चाहते हैं। इसको थोड़ा दिमाग में ये समझें। स्कीमा का मैंने मतलब बताया था कि स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो ये वही ऑब्जेक्ट है बेसिकली जो आप आगे चल के भेजोगे। तो मेरा एक तरीका होता था जब मैं इसको सीख रहा था, जब मैं खुद पढ़ रहा था, तो मैं सबसे पहले क्या करता था, मैं डायरेक्टली ना ऑब्जेक्ट वो लिख देता था। एग्जैक्टली मैं सोचता नहीं था कि मैं क्या बनाऊंगा, मैं बोलूँगा यार मुझे ये चीज़ सेव करानी है। सही है, तो मैं पहले मैंने डिट्टो कॉपी वही चीज़ लिख दी। उसके बाद इसका डेटा टाइप क्या है,
स्ट्रिंग। सब नीचे लिखेंगे। एक तो टच पैड का ये बड़ा मसला होता है। नाम मिटाना ही था, तो मैंने क्या दिया, स्ट्रिंग मैंने स्ट्रिंग दिया, और ये क्या चीज़ है, नंबर। तो मैंने क्या दिया, नंबर। आपको पता है कि ये इतना काफ़ी है, एक बेसिक स्कीमा बताने के लिए ये चीज़ काफ़ी है। कल जो उस बंदे ने वो काम किया था, इसने ये ऑब्जेक्ट क्यों बताया, क्योंकि उसको दो प्रॉपर्टी बतानी थी। एक तो ये भी बताना था कि इसके टाइप क्या है, ये भी बताना था कि उसका रिक्वायर्ड क्या है, ट्रू है। बात समझ आ रही है? उसको इसने दो चीजें बतानी थी, तो उसने ये किया। हम एक काम करते हैं, हम इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं और इससे काम कराने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि अगर ये इधर चल जाता है तो फिर हम लोग पीछे आके इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट यूज किया। उसने ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट यूज किया और कुछ भी नहीं किया। तो इस तरीके से मैं नेम एज। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे, क्योंकि आपको याद है अभी मैंने कहा कि ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट में तो आप एरे भी दे सकते हो प्रॉपर्टी में। आपको ये भी पता है कि कार्स आप एक और ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सही है, एक एरे भी जा सकती है प्रॉपर्टी में, एक ये भी ऑब्जेक्ट भी जा सकता है। इनफैक्ट यहां पर एक फंक्शन भी जा सकता है। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं ना, ये डिट्टो कॉपी वही ऑब्जेक्ट है और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप ये तीनों चीजें भी इसको पास कर सकते हैं। सही, अगर आप चाहें तो आप ये पास कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग ये चीज नहीं दे रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज होती है। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट होता है ना? एरे के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरे इनटू एरे हो सकती है, या एरे के अंदर डायरेक्ट स्ट्रिंग हो सकता है। इवन आप ये भी कर सकते हो, जिन्होंने थोड़ी बहुत, जिनको ऊप आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये बताना लाजमी होता है कि आप एरे बना रहे हो तो एरे में कौन सी डेटा टाइप दोगे। जी सर, बिल्कुल। सही है, अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, आपको ये बताना लाजमी होता है। तो आप इवन ये काम मोंगो में भी कर सकते हो और आप इसमें ऐसे करके स्ट्रिंग लिख सकते हो। अब ये इसको आप बेसिकली क्या बता रहे हो कि आप एरे तो पास करोगे, लेकिन एरे के जो एलिमेंट्स होंगे वो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। इसी तरीके से आप इसको नंबर भी कर सकते हो। सही है, अब सिर्फ नंबर ही है। अब सिर्फ नंबर ही आप भेजेंगे, वरना वो आपको एरर भी देखेंगे, वो एक आपको एरर थ्रो करता है। नंबर लिखेंगे या एंड लिखेंगे? क्या नंबर 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 सही है। हाँ, लेकिन अभी नंबर इसका कन्वेंशन नंबर। अभी हम लोग स्ट्रिंग और नंबर सिर्फ लिखते हैं कि भाई मुझे नेम चाहिए किसमें, स्ट्रिंग एज चाहिए किसमें, नंबर। बहुत सिंपल, बहुत इजी, इसको ज़्यादा अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करते, बाद में आके इसको और कॉम्प्लिकेट करेंगे। अब ये तो बन गया आपका क्या, स्कीमा। यहाँ पे आपका क्या खत्म हो गया, स्कीमा। स्कीमा होता है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर आपको पता है यूजेबल नहीं होता। स्ट्रक्चर आपको ये बताता है कि भाई ये इसमें क्या आएगा, लेकिन इसके कुछ फंक्शंस भी तो होने चाहिए। अब मैं इसको इस्तेमाल कैसे करूंगा, मैं इसको सेव कैसे करूंगा, मैं इसको अपडेट कैसे करूंगा, मैं इसको डिलीट कैसे करूंगा। अभी तो मैंने जस्ट स्ट्रक्चर बनाया। तो जिस पे आपको फंक्शंस मिलते हैं उस चीज को हम बेसिकली कहते हैं मॉडल। क्या कहते हैं? तो अभी हमारे पास मॉडल है, ये स्टार्ट है। ये मॉडल ज़्यादा इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको भी दिख जाएगा वो क्या चीज़ है। सही है, अब हम लोग कहेंगे कॉन्स्ट यूज़र मॉडल। ठीक है, इसमें भी आएगा क्या, न्यू, इसमें आएगा मोंगूज, मोंगूज में सॉरी मोंगूज नहीं, यहाँ मोंगूज डॉट आएगा मॉडल। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। mongoose डॉट मॉडल आएगा। mongoose डॉट मॉडल एक फंक्शन है। ये फंक्शन पहले रिसीव करता है कि आपका कलेक्शन क्या है। कलेक्शन हम अभी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। तो इसका कनेक्शन का नाम है क्या, यूजर लिस्ट, क्योंकि मैंने डेटाबेस बनाया यूजर्स के नाम से। यार मॉडल यूजर्स हमारे पास बिल्कुल वही है, ये सेम तरह का मॉडल है। तो हमने ये किया, पहले मैंने उसको एक पैरामीटर दिया जिसमें मैं इसको स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। स्ट्रिंग क्या है, यूजर लिस्ट। इसको हम कहते हैं कलेक्शन है, लेकिन अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कलेक्शन होता क्या है। और यहाँ पे एक आपके पास क्या आएगा, एक नहीं, कॉल बैक नहीं आएगा, आपके पास आएगा एक यूजर स्कीमा। ठीक है, अभी आप देखिए कर क्या रहे हैं।
आप उसको क्या बता रहे हैं मंगूज को, ये सारा काम मंगूज में ही हो रहा है। मंगूज को आप क्या बता रहे हैं कि भाई ये वाला स्कीमा लो, ठीक है, इसमें मुझे मॉडल वाले फंक्शंस लगा के दो, ठीक है। आपने उसको स्ट्रक्चर दिया, बोला कि अब इसमें मुझे क्या लगा के दो, फंक्शंस। वो कैसे कि फंक्शंस कौन से, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। जब तक आपने पहले स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर में अभी कोई फंक्शन नहीं है, बिल्कुल ये बिल्डिंग ही दे रहा है। पहले आपने ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा किया, अभी ग्रे स्ट्रक्चर में तो कोई रह थोड़ी सकता है। उसके बाद जब ग्रे स्ट्रक्चर बन जाता है तो फिनिशिंग का काम शुरू होता है। तो इसी तरह से जो अगर स्ट्रक्चर नहीं हो तो फिनिशिंग भी नहीं हो सकती। तो मॉडल बनाने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर। लेकिन स्ट्रक्चर के बाद मॉडल लगाना जरूरी है, वरना वो किसी काम का नहीं रहता। बात समझ आ रही है? तो मॉडल बेसिकली आपको जस्ट फंक्शंस देता है। वो हम थोड़ी देर के बाद इसको ना प्रैक्टिस करके भी देख लेंगे कि आपको मैं डायरेक्टली पहले मैं उसमें फंक्शन लगाऊंगा स्ट्रक्चर में, तो आपको एरर देगा कि भाई इसमें कोई फंक्शन लग ही नहीं सकता। जब आप मॉडल पे सेम फंक्शन लगाओगे तो वो इज्जत से लग जाएगा। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं यहीं से कि भाई हमने मॉडल सही लगाया। अच्छा, इसमें थोड़ा मुश्किल तरीके से बताया हुआ है। ये रहा, इसने मॉडल यहाँ पे लगाया है, इसने मॉडल अलग करके नहीं दिखाया है। सही है, मैं आपको अलग करके कमेंट करके बता दूं क्योंकि वो एक स्टेप है। सबसे पहले आपने स्कीमा बनाना होता है, उसके बाद उसका मॉडल बनाना होता है, उसके बाद आपने काम शुरू करना होता है, क्रिएट, रीड वगैरह। अच्छा, ये एक ही बार होता है, फिर उसके बाद आप क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट बार बार करते रहते हो। अब ये जहाँ तक जो सारा कोड है आपको मिल जाता है, बॉयलर प्लेट्स में मिल जाता है। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड mongoose.model। अब ये वाला जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको मैंने क्या बोला, ये क्या चीज है, किसका नाम है? सर वो कलेक्शन का नाम। ये किसका नाम है? कलेक्शन का। अब देखें डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर आपके समझने के लिए जरूरी है। सबसे पहले आपका डेटाबेस है, होगी इसका थोड़ा माइक पावरफुल होती है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहले क्या है, डेटाबेस है। अब डेटाबेस में अलग अलग किस्म के, जैसे आप एक्सेल शीट का थोड़ा एग्जांपल है। एक्सेल आप सबने देखा है? असल में यहाँ से बहुत अच्छा समझ आएगा। देखें, अब जो आपकी एक्सेल शीट होती है, एक तो पूरी फाइल होती है। इस पूरी फाइल का नाम क्या है? बुक वन। अब आपकी जो एक पूरी फाइल होती है, बेसिकली ये आपका डेटाबेस है। सही है, एक पूरी फाइल। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, अगर आप उधर नीचे नीचे देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? शीट वन। और इस शीट वन के अंदर कॉलम्स भी हैं और रोज भी हैं। लेकिन अगर आप इस प्लस पे क्लिक करोगे तो वो क्या बना देता है? शीट टू, एक नई शीट बनती है। गौर करें कि शीट नहीं बनी है, लेकिन आपका बुक वही है। बात समझ रहे हैं? आपका टाइप का वो बन जाता है ना सर कि भाई पेरेंट आपका एक पेरेंट एक ही है, उसके चाइल्ड अब बन रहे हैं। अब इसका मतलब है कि आपके पास डेटाबेस एक ही है। ये आपका क्या है? ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन है। और यहाँ पर बेसिकली जब आप कोई चीज लिखते हैं इधर, तो हम इसको सेल कहते हैं। आप सबको पता है बात? इस चीज को क्या कहते हैं? सेल। एक्सेल में इसको सेल कहते हैं और डेटाबेस की जबान में इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। सही है, ये थोड़ा डिफरेंस है जबानों में कि ये पूरी फाइल का नाम, अब क्योंकि एक फाइल कहीं ना कहीं सेव होगी, जैसे कि अब मैं इसको सेव कर देता हूँ तो ये बुक वन सेव हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स में। मैं इसको कर लेता हूँ, छोड़ो टाइम लगा रहा है। अब ये फाइल सेव हो जाएगी कहीं पे, डेस्कटॉप कहीं पे, तो वो बेसिकली क्या है? आपका डेटाबेस। सही, ये जो शीट है ये आपका क्या है? कलेक्शन। मतलब एक ही डेटाबेस के अंदर आप अलग अलग किस्म का डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अलग अलग टेबल्स बना सकते हैं। तो इस वजह से ये वाला, इस जो अभी हमारा टेबल बन रहा है, इसका नाम क्या है? यूजर लिस्ट। यूजर लिस्ट मतलब हम इसी डेटाबेस के अंदर मैं यूजर लिस्ट बना लूँ, बाद में मैं कह लूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है, बाद में मैं कह लूँ इसका कार्ड्स, ठीक है, बाद में मैं इसको कह लूँ कि इन्वेंट्री, ठीक है। तो आप अलग अलग किस्म की जो शीट्स बनाते हैं ना, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम किया है तो आपको बड़े आसानी से ये बात समझ आएगी कि आपको शीटों की अलग अलग ज़रूरत पड़ती है। आप शीट वन में कोई अलग डेटा लगा देते हैं, शीट टू में अलग डेटा, लेकिन आपको सब वो चाहिए एक ही फाइल, क्योंकि वो एक ही डेटाबेस या एक ही एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो अभी इस वक्त हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है? यूजर लिस्ट रखा हुआ है। अब हम वापस आते हैं इसमें।
अच्छा हम इससे पहले ये चेक कर लेते हैं, हम दिखा रहे थे कि ये इसने स्ट्रक्चर बनाया, ये इसने स्कीमा इस्तेमाल किया, इसने थोड़ा मुश्किल से यूज़ किया है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा सिंपल किया है, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रिंग नंबर यूज़ हुआ और यहाँ पे हमने इसका मॉडल बना लिया, जो कि मॉडल मैंने बना के किस में सेव किया है, यूज़र मॉडल के वेरिएबल में, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली आ रहा है पोस्ट में, और डायरेक्टली पोस्ट में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है, ये फंक्शन है, आपको पता है ये पूरा फंक्शन है। तो फंक्शंस का एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस फंक्शंस, ठीक है। एसिंक्रोनस फंक्शंस क्यों होते हैं, और जब भी आपका डेटाबेस ऑपरेशन होता है, जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है उनको ये बात पता होगा कि डेटाबेस का जो भी ऑपरेशन होता है वो हमेशा क्या, उसको हमें क्या करना पड़ता है, एसिंक। अब ये एसिंक क्या है, एसिंक बेसिकली एक टाइप ऑफ फंक्शन होता है जो आपके जो नॉर्मल पूरा कोड चल रहा है उसकी प्रोसेसिंग में वो कोई ब्रेक नहीं मारता, सही है। इसका मतलब है कि जब आपका फर्ज करो प्रोसेस चल रहा है, आपका एप्लीकेशन चल रही है, अब वो इस लाइन पे आया, उसको पता लगा ये कौन सा फंक्शन है, एसिंक, तो वो उसकी प्रोसेसिंग को अलग कर देता है, मेन जो पाइपलाइन है ना उससे अलग कर देता है, बोलता है भाई तुम अपना कोड चलाते रहो, जब तुम्हारा कोड कंप्लीट होगा मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा, जब तुम्हारा ऑपरेशन कंप्लीट होगा मैं वापस आऊँगा। वो अपना दूसरा काम करता रहता है, क्योंकि आपको पता है आपका जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो मल्टी प्रोसेसिंग हैंडल कर सकता है, वो एक ही साथ दो प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो ये काम हम क्यों करते हैं Node.js में खास तौर पे, पाइथन में ये काम ज़रूरी नहीं होता, करना चाहें आप कर सकते हैं वरना ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जो Node.js है वो सिंक्रोनस टाइप ऑफ सर्वर है। सिंक्रोनस टाइप ऑफ सर्वर का मतलब है कि फ़र्ज़ करेंगे आप यहाँ पर सब है, अब मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, एक Node.js का सर्वर बनाया हुआ है, अब आप मेरे नोड के सर्वर पे आते हैं, बोलते हैं मुझे सारे यूजर्स का डेटा दो, ठीक है। अब सारे यूजर्स का डेटा मुझे कहाँ से लेकर आना है, डेटाबेस से। तो मेरा सर्वर जाएगा डेटाबेस के पास, बोलेगा सारे यूजर्स दो, वो सारे यूजर्स आने में कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा, लेकिन उसके बीच में जैसे ही इन्होंने मुझे बोला सारे यूजर्स लो, आपने भी बोल दिया ये मेरा यूजर है इसको सेव करा, ठीक है, क्योंकि सर्वर तो बहुत सारे यूजर्स को सर्व कर सकता है, एक साथ आप सब फेसबुक चला रहे होते हैं ना, तो आपने भी आके रिक्वेस्ट कर दी सर्वर को कि भाई ये वाला जो मेरा यूजर है इसको सेव करा दो। अब भी मैं बिजी किस में था, पहले वाले के मैं सारे वो यूजर्स लेकर आ रहा था, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट को अब मैं क्या कर दूंगा, लॉक कर दूंगा, मैं बोलूंगा अभी नहीं, जब तक पहले मुझे उनका ऑपरेशन कंप्लीट करने दो मैं फिर आपका करूंगा। जो Node.js है वो बेसिकली उसका वर्किंग स्टाइल ऐसा ही है, सिंक्रोनस कहलाता है, इसका वर्किंग स्टाइल ऐसा ही है कि वो वन एट अ टाइम यूजर को सर्व करता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आप बोलेंगे ये तो बकवास चीज़ है, इसका मतलब 100 यूजर्स आए तो जब तक पहले यूजर का काम खत्म नहीं होता वो 100वां जो यूजर है वो बैठा रहेगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका कोड होता है, कोड तो वो माइक्रो सेकंड में चलता है, जितना भी आपका Node.js का कोड है वो सारा किस में चलेगा, माइक्रो सेकंड में। जो चीज़ टाइम लेने वाली होती है, जिसमें मुझे पता है कि ये वाली लाइन जो है ना ये टाइम लेगी, जैसे कि ये वाला लाइन है कि भाई मुझे डेटाबेस में सेव कराना है, कुछ क्रिएट करना है, क्रिएट करना है, तो क्रिएट कराना है तो मुझे पता है टाइम लेगी, तो इसको मैं क्या बना दूंगा, एसिंक। मतलब मैं सर्वर को बताऊंगा कि भाई इसको वेट करा ले क्योंकि इसका ऑपरेशन है, पहले दूसरे वाले के पास तो जाओ कि वो क्या कह रहा है, तो ये पहले वाले को बोलेगा तुम सब्र रखो, उसकी रिक्वेस्ट सुनेगा, उसकी रिक्वेस्ट चला देगा, जब आपकी पहले वाले की रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई, मतलब डेटाबेस से जवाब आ गया, सारे यूजर्स आ गए, तो वो घुमा के आपको दे देगा कि आपका डेटा आ चुका है। तो इस वजह से हम किसको इस्तेमाल करते हैं, एसिंक को, और ये नॉर्मली आपको वहाँ ही दिखेगा जहाँ पे आपको ये दिखता है। लेकिन पाइथन जो है, मैं आपको बता रहा था, पाइथन मल्टीपल थ्रेड्स खोलता है, पाइथन का सर्वर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एसिंक्रोनस होता है। इसका मतलब है कि आपने रिक्वेस्ट की तो वो एक सीपीयू का एक प्रोसेस जो है वो आपको दे देता है, बोलता है भाई तुम तो मेरा जो सीपीयू है एक लाइन तुम्हारा काम करेगी, और जो दूसरे सीपीयू की जो दूसरा कोर होता है वो आपका काम कर रहा होता है। इस वजह से जो पाइथन का सर्वर होता है वो सीपीयू इंटेंसिव होता है, यानी उसके लिए थोड़ा अच्छा सीपीयू चाहिए होता है। मतलब 100 अगर लोग आ गए तो एक साथ क्या कर देगा, वो 100 प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, समझ रहे हैं। और इसके साथ आपको फिर जाहिर सी बात है सीपीयू पावरफुल होना चाहिए, वरना सीपीयू बैठ जाएगा, इतने ज़्यादा प्रोसेस वो एक साथ जब डील करेगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप एक क्रोम टैब खोलें
और उसमें नए टैब खोलते जाएं, एक पॉइंट आएगा आपका पीसी बैठ जाता है, हैंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर इतने ज़्यादा टैब्स एक साथ अब प्रोसेस नहीं कर पा रहा। बात समझ आ रही है? तो ये पाइथन में ये स्टाइल, लेकिन दोनों के अपने कुछ नुकसान और फायदे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये CPU इंटेंसिव नहीं है, एक छोटे से छोटे सर्वर के अंदर भी नोड.js का सर्वर आराम से चल जाता है। इस वजह से इसको परफॉर्मेंस बेस्ड सर्वर कहा जाता है। ये परफॉर्मेंस के लिहाज से सबसे अच्छा है। लेकिन जब यूज़र्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मार्जिन बढ़ता है, यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसके बाद ये वाला जो सर्वर है इसका जो थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम है उसमें थोड़ा इफेक्ट आना शुरू होता है। पाइथन रिस्पॉन्स टाइम में सबसे बेस्ट है, वो फौरी रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन उसकी लिमिटेशन कहाँ आती है कि अगर आपका CPU इतना पावरफुल नहीं है तो फिर वो ऑटोमेटिकली सारे प्रोसेस के स्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा ये फ़र्क है। एसिंग यहाँ पे फंक्शन टाइप है, एक फंक्शन है, लेकिन हम उसको अब क्या कर रहे हैं, एसिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये फंक्शन रुकेगा नहीं, आगे चलेगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, हमारा मॉडल का नाम क्या था, यूज़र मॉडल। अब इसमें मैं डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास यूज़र मॉडल डॉट क्या था, मैं खुद भूल गया। हाँ सही है। यूज़र मॉडल बल्कि क्रिएट वाला नहीं करते, आपको यही करते हैं जो इन्होंने बनाया हुआ है। इसके दो मेथड्स हैं बेसिकली क्रिएट करने के। एक होता है यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट, और दूसरा इसने क्या यूज़ किया हुआ है कि इसने पहले न्यू मॉडल बनाया है, फिर उसके बाद उसको सेव किया है। इसके दो तरीके हैं। पहला वाला जो मैं कभी लिख रहा था वो यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट होता है। क्रिएट में क्या होता है कि ये 2 बार करने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट होता है, लेकिन आसान ही है। तो पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। जब आप थोड़े चीते हो जाओ तो उसको इस्तेमाल कर लेना। क्या नहीं, वो उसको भूल जाए। तो यूज़र मॉडल क्या है, न्यू। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे बनाया हुआ है, सही है। ये किसके अंदर है, पोस्ट के अंदर है। पोस्ट के अंदर इसने क्या बनाया है, न्यू मॉडल। अब हमारे मॉडल का नाम क्या है, यूज़र मॉडल। ये तो उसके मॉडल का नाम है ना, हमने अपने का नाम यूज़र मॉडल लिखा हुआ है, ये उसने फंक्शन बताया हुआ है। अब देखें ना, मॉडल जो है अब क्या है, फंक्शन है। बात समझ आ रही है? यही फ़ायदा था कि हमने इसको यूज़ किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यूज़र मॉडल में वो क्या पास कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा है जो कि डेटा हमें सेव करवाना है, ठीक है। तो हमें पहला हमारी कौन सा वेरिएबल सेव कराने के लिए अभी आएंगे, पहले स्लो तो चलें। सबसे पहले ऊपर जाते हैं, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमें क्या क्या देना है, नेम और एज। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम पहली प्रॉपर्टी का नाम देते हैं क्या, नेम, और हम कहते हैं ये आएगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम से, ठीक है। ये बात किस सबको समझ आई कहाँ से आया। उसके बाद है एज, तो ये होगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एज। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसका जो पूरे का आउटपुट है वो मैं सेव करा दूंगा एक वेरिएबल में, ठीक है। अब इसका मतलब है कि मैं बेसिकली मोंगूज को बता रहा हूँ कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसके हिसाब से ये वाला डेटा सेव कराना है मुझे। अभी आप क्या कर रहे हैं, न्यू, इसकी इस मॉडल की एक नई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, टेक्निकल ज़बान में इसको इंस्टेंस कहा जाता है, क्लास की इंस्टेंस। जब आप न्यू अप्लाई करते हैं क्लास पे तो आपको क्या आउटपुट मिलता है, इंस्टेंस, उसको हम इंस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक मॉडल की क्लास है, उसमें से क्या बना रहे हैं, एक नया यूजर, सही। उसको हमने डेटा दिया। एक काम करते हैं हम ना, पहले सबसे पहले उसको console डॉट लॉग यूजर, पहले यूजर करा के देखते हैं इस console लॉग में आ क्या रहा है। आपको समझ आया क्या किया मैंने एक यूजर का वेरिएबल बनाया जिसमें क्या सेव हुआ है, न्यू यूजर मॉडल। यूजर मॉडल में क्या क्या है, नेम और एज। और ये एज कहाँ से, नेम और एज कहाँ से आ रहा है, जो जेसन से हमारे पास डेटा आएगा सर्वर पे, उधर से निकला मैंने, सही है। और मैंने यहाँ पे बेसिकली इस यूज़र को क्या करा दिया है, कंसोल लॉग मैंने थोड़ा नीचे करा दिया, कंसोल लॉग यहाँ आएगा। तो मैं बस देखना चाहता हूँ इस यूज़र में सेव क्या हुआ है, सही है। तो यहाँ पे हमने गलत काम किया तो उसने क्रैश कर दिया इसको, क्यों, उसको बीमारी हो गई दोबारा।
सर पासवर्ड सही देना। पासवर्ड सही है। इंटरनेट तो नहीं चला गया? लिंक का सर अवेट वाला काम करना ज़रूरी है या नहीं? अगर एसिंग लगाते हैं, क्या चीज़? अगर एसिंग लगाते हैं तो अवेट वाला जो है वो कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है? अवेट वाला कंपलसरी है वैसे। कंपलसरी है, ऊपर एसिंग लगाया, अवेट नहीं लगाया। कहाँ पे? उसको कर रहे हैं अभी कर रहे हैं। सही है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ऐसा है, हमारे पास एक एरर आ रहा है मॉडल का। हालांकि हमने मॉडल सब सही किया है। बेसिकली यहाँ पे जो अवेट लगता है वो लगता है यहाँ पे। सही है, क्योंकि ये वाली लाइन जो है क्या है? रिस्पॉन्स है। लेकिन अभी ये तब होगा जब ये डायरेक्टली हम जाते और उसको सेव करा के आते हैं, लेकिन अभी इस पर सेव नहीं करा रहे क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। तो अवेट अभी यहाँ नहीं लगेगा। कंसोल के आगे लग जाएगा। कौन से वाले? जो हम कंसोल करवाना चाह रहे हैं। अच्छा एक मिनट मैं यहाँ पे कोई गड़बड़ की है, कोड मुझे थोड़ा सा देखने दो। क्रैश क्यों कर रहा है? अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हुई है मुझसे। ए डाल कैपिटल स्मॉल वाला। यहाँ पे वो बेसिकली मॉडल स्मॉल एम था, हाँ। मैंने ऊपर एम कैपिटल कर दिया है। सर ये उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, वो कनेक्शन टाइप होने कनेक्शन स्ट्रिंग में ये हुआ था। टाइप। तो यही है कि कॉपी पे ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन चलो अब हम इसको दोबारा से प्रिंट आउट कराते हैं। console.log यूज़र, ठीक है, इसको हम यूज़र कराते हैं। अब हम इस रिक्वेस्ट में जाते हैं, हम इस पर रिक्वेस्ट फेंकते हैं। हमने रिक्वेस्ट फेंकी तो आपने देखा इसने क्या प्रिंट किया है? नाम और एज फेंका। इसने नेम और एज फेंका है, लेकिन उसके साथ क्या फेंक किया है? आईडी। आईडी। ये आईडी कहाँ से आई? ये डिफॉल्ट बनती है। सर ये डॉक्यूमेंट की आईडी है। ये इसकी आईडी है। डॉक्यूमेंट ये आईडी बेसिकली मतलब जो आपके डेटाबेस में जब ये डेटा सेव होने जाएगा ना, तो वो हमेशा किसके साथ जाता है? आईडी के साथ। इसको हम कहते हैं यूआईडी या यूनिक आईडी। आपके जितना भी डेटाबेस में डेटा सेव होता है उसकी यूनिक आईडी लाजमी होती है। हाँ, प्राइमरी की भी बोल देते हैं। तो इसकी यूनिक आईडी, यूआईडी वैसे ज़्यादा अपनी आईडी देंगे, आईडी नहीं है। नहीं, लेकिन आपको बताना पड़ता है कि ऊपर स्कीमा के में मैं अपनी आईडी खुद दूंगा, उसी स्ट्रक्चर से चलना पड़ेगा। उसी स्ट्रक्चर के साथ आपको चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी जो है ये ऑटो जनरेटेड होती है और ये ज़्यादा बेटर है। सही है, क्योंकि ये रैंडम होती है, तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट का कोई इशू नहीं आता और हमारे को टेंशन नहीं होती। तो अगर आपको ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, अगर आपको अपनी आईडी भी देनी है ना, तो वो स्कीमा में जाके आप आईडी कोई और लफ्ज़ लिख लें, क्योंकि ये हमेशा अंडरस्कोर आईडी से देता है। तो आप अपनी भी आईडी देना चाहते हैं, आप अपनी एक और आईडी दे दें, या अपनी यूनिक आईडी ये वाली भी बनाएगा और दूसरी आईडी भी बना लेगा। सही, लेकिन इसको अपनी आईडी रहने दें, ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि एरर्स वगैरह उससे ज़्यादा अच्छा प्रेफर करता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ये किसने बनाया? आपके मॉडल ने बनाया। सही है, लेकिन अभी ये डेटाबेस में सेव हुआ होगा। ये मेरा डेटाबेस है, राइट? नहीं अभी सेव नहीं हुआ होगा। मैं कलेक्शंस में आया, ये कलेक्शन दिख रहा है आपको? देखें, अब उसने एक डेटाबेस बना लिया, किस नाम की? यूजर्स। हाँ, लेकिन हमने डेटाबेस किस नाम की बनाई थी? पक्की बात है, यस यूजर लिस्ट में वो कलेक्शन का नाम है। कलेक्शन का नाम है। एक काम करते हैं, इसको मैं बना लेता हूँ माई डीबी। क्या बनाया मैंने? माई डीबी। इसको हम दोबारा से रिक्वेस्ट चलाते हैं, ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। किस नाम से डेटाबेस बना? माई डीबी। माई डीबी क्या है? आपका डेटाबेस का नाम है। यूजर लिस्ट क्या है? कलेक्शन का नाम है। जिस तरीके से मैं एक्सेल में बता रहा था कि एक्सेल का जो पूरी फाइल है वो आपका डेटाबेस है, और उसके अंदर जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 वो क्या है? कलेक्शन है। बिल्कुल इसी तरीके से क्या? कौन सी चीज? नहीं, वो ये दो अलग अलग डेटाबेस है भाई। ये देखो, माई डीबी, दो डेटाबेस मैंने बना दिए। दो डबल हो गए, वो डिलीट नहीं हुआ मतलब।
कौन सा वाला? चेंज किया वो जो पहले बना था वो भी बन गया और जो दूसरा बनाया वो हाँ तो वो डिलीट, अगर ये डिलीट हो जाता तो वो बहुत बड़ा मसला था भाई। डिलीट क्यों होगा? delete हो गया। तो माई डीबी है। अब एक और काम करते हैं, हमने कलेक्शन का नाम ही बदल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये रहा कलेक्शन का नाम हमने यहाँ पे दिया था, तो इसको मैं कह देता हूँ माई यूजर्स। ठीक है, हमने इसको रिस्टार्ट किया। आपको पता है मैं पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों चला रहा हूँ? पोस्ट रिक्वेस्ट मॉडल बना रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट मॉडल बना रहा है, न्यू मॉडल करके नहीं आ रहा यूजर मॉडल, तो वो न्यू मॉडल बना रहा है, तो वो डेटाबेस में सेव नहीं हो रहा। डेटाबेस को सिर्फ बता रहा है कि मैं मॉडल बना रहा हूँ, अभी तक सेव नहीं हुआ। आप देखिएगा सेव नहीं हुआ होगा, वो सेव क्यों नहीं हुआ वो अभी हम बताएंगे सेव क्यों नहीं हुआ। हमने ऑप्शन ही नहीं दिया कि सेव हो गया नहीं। अब देखें माई डीबी में कितने कलेक्शन आ गए, माई यूजर्स और यूजर लिस्ट। बात समझ आ रही है? अब हम इस पे जाते हैं, इस पे देखते हैं कि हमारे पास लोडिंग डॉक्यूमेंट, लेकिन रिजल्ट में क्या आया? 0। मतलब उसके अंदर अभी कोई चीज़ सेव नहीं हुई। वो कह रहा है कि भाई आपने ये चीज़ डीबी भी बना ली है, आपने डेटाबेस बना लिया है, आपने उसका कलेक्शन भी बना लिया है, लेकिन उसके अंदर अभी भी कोई भी चीज़ सेव नहीं हुई। अब ये सेव क्यों नहीं हुई? वो सेव तब तक नहीं करता जब तक आप उसको सेव कराते नहीं हो। अब ये क्या मतलब है? हमने तो कहा था कि भाई सेव हो जाओ, सेव किया नहीं। सही है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे आउटपुट कांस्टेंट, बल्कि कांस्टेंट यहाँ पे आपको पता है एरर फेंकेगा। कांस्टेंट आउटपुट इट इज इक्वल्स टू यूजर, कहाँ से आया? ये रहा यूजर डॉट सेव, सही है, सेव। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा? बेसिकली मैं उसको बता रहा हूँ कि ये जो आपका फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है जो आपका डेटाबेस में ये चीज़ सेव कराएगा। तो क्योंकि वो जब सेव करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात थोड़ा टाइम लेगा। अवेट का मतलब टाइम लेगा। अवेट का मतलब है कि भाई ये टाइम लेने वाला फंक्शन है, इस पे तुम रुकना नहीं, तुम आगे चले जाना। जब ये ख़त्म हो जाए तो मुझे उसका जवाब दे देना कि भाई इसके साथ क्या हुआ। समझ आई बात? तो ये इसके लिए लगाया जाता है। अब ये कॉम्बिनेशन में आता है। अवेट आप खाली अवेट ही लगा सकते हैं। अवेट लगाने के लिए आपको पहले उसको बताना पड़ता है कि ये फंक्शन कौन सा है, असिंक फंक्शन है। एसिंक फंक्शन आप पहले उसको बताते हो, उसके बाद आप क्या लगा सकते हो? अवेट। अगर आप एसिंक को मिटाओगे तो ये अवेट नहीं आएगा। अच्छा, ये अवेट से पढ़ने में लगता है कि यहाँ पे वो वेट करेगा, थोड़ा सा वेट पढ़ने में लगता है, लेकिन ए के आगे, वेट के आगे क्या है? ए। अगर आपको पता है हो तो थोड़ा बायोलॉजिकल और साइंटिफिक टर्म है कि जब किसी वर्ड के आगे ए आ जाता है तो वो उल्टा हो जाता है, उसका ऑपोजिट होता है हमेशा। तो इसका मतलब है कि ये वेट का ऑपोजिट है कि यहाँ पे वेट मत करना, आगे चले जाओ। सही है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको, अब मुझे ये भी इसको बस चला देते हैं। सर ये और क्या करना? मतलब हमें पता कैसे लगेगी या ए सिंक लगाना या इसका तो पता लग गया। ए सिंक तब लगा, एक सिंपल रूल है कि आपका अगर फंक्शन टाइम लेगा, आपको पता है कि ये वाला फंक्शन किसी न किसी बात की वजह से टाइम लेगा, तो आपको क्या लगा देना चाहिए? ए सिंक एरर। और जब सेव करवाना हुआ तब भी वो लास्ट में लोड लो लेगा नहीं। डेटाबेस का जितना ऑपरेशन है ना, डेटाबेस में सेव करवाना है, डेटाबेस से डेटा लाना है, डेटाबेस में अपडेट करना है, डेटाबेस से डिलीट करना है, ये सारे वो टाइम लेने वाले फंक्शन है। टाइम क्यों लेने वाले फंक्शन है? क्योंकि ये आपके कंप्यूटर से रिक्वेस्ट जाएगी एटलस के सर्वर पर। एटलस का सर्वर अपने पास देखेगा कि ये मेरे पास डेटाबेस है, वो उस डेटाबेस में वो चीज़ चेंज करेगा। तो देखें कितना बड़ा ऑपरेशन है। और इनका सर्वर पड़ा हुआ है यूएस में, आप बैठे हुए हो पाकिस्तान में, तो उसका भी थोड़ा हेड टाइम लगता है जितना आपका सब वो डेटा सेंटर दूर होता है। तो ये थंब रूल है। डेटाबेस होगा तो क्या लगाना पड़ेगा? एसिंक एरर। लेकिन ये बात समझने वाली है कि ये जो पहला काम है, इसमें मैंने सिर्फ क्या करवाया है कि मैं जो डेटा सेव करने वाला हूँ उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। ये बात आपको समझ आई? क्योंकि मैं बॉडी नेम और बॉडी डॉट एज, ये मैंने डेटाबेस को बताया है कि ये वाला डेटा मुझे अभी सेव कराना है। अब जरा इसको चलाते हैं। ये न्यू का सर फिर भी थोड़ा सा समझ नहीं आया। न्यू जो है आपकी, आप एक काम करें, JS क्लासेस, इसको हमारा थोड़ा ये ख़त्म हो जाए तो मैं इसका थोड़ा मैं भी बता दूंगा। लेकिन मीन वाइल अगर आपको ये बात समझनी है तो आप ये जो पेज है ना, इसको एक दफ़ा बस पढ़ लीजिए कि जावास्क्रिप्ट क्लासेस क्या होती हैं। सही, ये न्यू का वर्ड यहाँ से आ रहा है। सही है। सही है सर बात। अभी इसको हम चलाते हैं, अपनी क्वेरी को चलाते हैं।
सेव यूज़र वाली क्वेरी है, इसको मैंने चलाया, आपने देखा टाइम लिया अब इसने, लोड हुआ, टाइम लिया। अच्छा, ये जो कंसोल हो रहा है, जो नीचे कंसोल प्रिंट हो रहा है, ये बेसिकली ये यूज़र मॉडल है, सही है। ये तो मुझे पता है कि भाई इसमें नेम और एज सेव होगा, तो ये मुझे कंसोल कराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था कैसा है। लेकिन अभी डॉट सेव कॉल हुआ तो डेटाबेस में ये डेटा आना चाहिए। यस सर, क्रूड ऑपरेशन के बगैर तो नहीं आएगा। इंसर्ट ये क्रिएट ऑप्शन है, क्रिएट तो चल रहा है। क्रिएट है ना, यूज़र डॉट सेव क्रिएट है, नहीं वो सेव करवा दो ना। वो जो क्रूड वाले इंसर्ट वन और ये डिलीट अपडेट, नहीं वो सारी वो हैं, डिफरेंट क्वेरीज हैं, अच्छा वो डिफरेंट क्वेरीज हैं, बेसिक यही है। इसका मतलब मेरे कलेक्शन का नाम क्या है, माई यूजर्स, और मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, माई डीबी। एक काम करते हैं, इस दूसरी वाली डीबी को उड़ा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मेरी डेटाबेस उड़ गई, कौन सी, यूजर्स वाली। अब मेरे पास कौन सी डेटाबेस बची है, सिर्फ मेरे पास माई डीबी की बस डेटाबेस बची है, और इसमें भी क्या है, माई यूजर्स और यूजर लिस्ट। अब कलेक्शन का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, मुझे ये पता चलेगा जहाँ पे मैंने मॉडल बताया है उसको, ये रहा दो कलेक्शन माई यूजर्स। तो अब यहाँ पे जो माई यूजर्स है, ये मेरे काम की, ये मेरे काम की नहीं है, तो मैं इसको उड़ा दूंगा। आपने देखा उसने बोला कि कलेक्शन उड़ा रहे हो आप, ये खुद भी बता रहे हैं आपको ये कलेक्शन था। अब ये उड़ गया, ये उड़ गया, मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये अब आपको क्या बता रहे हैं, क्वेरी रिजल्ट में कितना है, 1 है। यही आपका ऑब्जेक्ट था, हेलो था और 25 था। अब लेकिन इसमें एक मसला था, जो भी कुछ हुआ वो सब खामोशी के साथ हुआ। अब मुझे पता नहीं चला कि भाई ये सेव हो भी गया था, एरर आया था, क्या हुआ था, ये बात देखी आपने, कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये एक डिफ़ॉल्ट है, ये एक फॉल्ट है कि भाई पता तो चले कि सेव हो गया, क्या हुआ, टेस्टिंग कर रहे तो हैं सही है। उसके बाद उसका एक सिंपल एक तरीका है जो इसने भी यहाँ पे बताया हुआ है और ज़्यादा इजी है, ये वाला ज़्यादा इजी है। दूसरे ट्यूटोरियल्स में कॉल बैक फंक्शंस यूज़ हुए हुए थे और प्रोमिसेस यूज़ हुए हुए थे, बेकार है। ट्राई कर लो कैच ये कौन सा है, ट्राई और Catch। कैच। इसकी खास बात ये, अगर आपको ये वाला पैटर्न समझ आ जाता है ना, तो ये आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, ट्राई कैच ब्लॉक कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तभी मैं प्रेफर करता हूँ ये वाला मेथड। अब ट्राई ब्लॉक कैच ब्लॉक क्या करता है, ट्राई कैच ब्लॉक में आप यहाँ पे लाए, जहाँ पे आपने सेव करवाया है ना, आप उसके नीचे इसको प्रिंट कर दें, सही है। अब ये जो आउटपुट वाली पूरी लाइन है, आप क्या करते हैं, इसमें ट्राई में डाल देते हैं। अब आप कहते हैं कि भाई जब ये वाला जो ट्राई है, यानी कि ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। अब ट्राई कैच ब्लॉक क्या कहता है, अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो कौन सा चल जाएगा, ट्राई। अगर इसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो क्या चल जाएगा, कैच। ये बिल्कुल वही है, एक्सियोस डॉट देन एक्सियोस डॉट कैच। तो यहाँ पे तो आपको पता है क्या होगा, रेस डॉट स्टेटस कौन सा मैं भेज रहा हूँ, 400 डॉट जेसन, और जेसन में मैं अपना एक कस्टम मैसेज भेज रहा हूँ, एरर अकर, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और भेजता हूँ, लॉग्स, प्रॉपर्टी में लॉग्स भेज रहा हूँ, और इस लॉग में क्या भेज रहा हूँ मैं, एरर। सही है, ये बेसिकली एरर डॉट मैसेज होता है। अभी देख लेते हैं इसका, एरर डॉट मैसेज होता है, यहाँ पे इसमें बोला हुआ होगा एरर डॉट क्या है, मैसेज, सही है। यानी कि मैं लॉग्स में भेज रहा हूँ एरर डॉट मैसेज, और मैसेज में उसको बता रहा हूँ एरर रिकॉर्ड है, और स्टेटस भेज रहा हूँ फ्रंट एंड के लिए कि उसको पता चल जाएगा कोई मसला हुआ है। अब इसका मतलब है कि यही काम मैं कहाँ करूँगा, इधर भी। इसने क्या गलती की है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस रिस्पॉन्स क्या है, 200 डॉट जेसन। अब डॉट जेसन में मैं क्या भेज रहा हूँ, फिलहाल के लिए मैं यही आउटपुट वापस भेज दे रहा हूँ, यानी कि ये इसका जो भी आउटपुट है ना, मैं इसको वापस भेज दे रहा हूँ, मैं वापस कर दो। अब हम इसको, ये रिस्टार्ट हो चुका है, थी दोबारा से रिस्टार्ट कर लेते हैं फॉर सेफ्टी। अब यहाँ पे आते हैं और हम इसको हेलो की जगह पे अब नाम बदल देते हैं, और हम इस रिक्वेस्ट को दोबारा हिट करते हैं। अब इस दोबारा रिक्वेस्ट को हिट किया मैंने, तो
हमारे पास कुछ ना कुछ तो आया है इधर। सही, ये एक वार्निंग आ रही है आपके पास, कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट, लेकिन ये इसका कोई एरर नहीं है, ये आपकी, ये हमारा इसका मोंगूज का कोई एरर नहीं है, कोई नोट जेएस का कोई कहीं पे कोई लाइन हुई होगी, उसको फिलहाल छोड़ें। क्यों, मुझे ऐसा क्यों पता लगा? क्योंकि आपको ये क्या मिल गया, रिस्पॉन्स परफेक्टली, यानी कि ट्राई ब्लॉक चल गया, ट्राई ब्लॉक चल गया, वरना यहाँ पे ये नहीं चलता, बल्कि क्या आता, मैसेज एरर अकर्ड। याद है, देखो अगर मेरे पास एरर होता तो एक तो स्टेटस 400 आता और दूसरा मेरे पास क्या आता, एरर अकर्ड, और यहाँ पे स्टेटस 200 के बाद डॉट जेएसएम, ये अगर मेरे पास आउटपुट वापस आ चुका है तो मुझे पता लग गया कि मेरा डेटाबेस में डेटा सेव हो चुका है। सर पहले भी तो यही आ रहा था, क्या चीज़? पहले ऊपर स्टेटस नहीं आ रहा था, कौन सा वाला स्टेटस? राई और उससे लेवा। नहीं आ रहा था, वो मैंने अब खुद जानबूझ के, वो स्टैंडर्ड वे है कि आपको स्टेटस 200 देना पड़ता है, अगर आप स्टेटस नहीं भी देंगे डॉट जेएसएम करेंगे तो सर, कर ये राई और केश लगाने से पहले तो ऐसे ही आ रहा था। नहीं। बाय डिफॉल्ट वाला जो कोड है ना स्टेटस कोड, देखो ये लगाने से पहले भी काम हुआ, डेटा में सेव भी हुआ, सब कुछ हुआ। प्रॉब्लम कहाँ थी कि मुझे ये नहीं पता लग रहा था कि कोई मसला हुआ है या डेटा सेव हो गया है। अब आप फ्रंट एंड को भी तो आपको बताना है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। अब फ्रंट एंड वाला आपकी रिस्पॉन्स के बगैर तो नहीं कर सकता ना, जब तक आप उसको कहते नहीं हो कि भाई हो गया, सब बेहतरीन तरीके से हो गया, कोई मसला नहीं हुआ। अगर कोई मसला होगा तो आपको उसको मसला भी तो बताना है कि यूज़र ने क्या गलती की है, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, ट्राई और कैच। ये फ्रंट एंड वाले के लिए, ये फ्रंट एंड वाले के लिए किया। अगर आपको परवाह नहीं है कि भाई पीछे क्या हो रहा है, सेव हुआ नहीं हुआ, आप ना लगाओगे, सबके फॉर्म सबमिट। सही है, सबके फॉर्म सबमिट, लेकिन होंगे नहीं, कुछ के होंगे कुछ के नहीं होंगे, क्योंकि कहीं पे कुछ एरर आएगा, कोई मसला होगा। सर जो कल आप कर रहे थे फोन वाला, हाँ? ये अभी जो आपने ट्राई कैच लगाया, कल जो कर रहे थे फोन वाला, ऑन वाला, हाँ उसमें फ़र्क है, वो ऑन था इवेंट, जब डेटाबेस कनेक्ट हुआ, यानी वो भी सेम काम था। सेम काम नहीं है वो। इवेंट में आपको ऑटोमेटिकली जब आपका स्क्रिप्ट चली तो डेटाबेस कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये तो तब चलता है जब आप रिक्वेस्ट हेड करते हो, ये डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना ऑपरेशन चला देता है, और जब तक वो आपको ये भी नहीं पता चलता कि वो ऑपरेशन कब चला, कब ख़त्म हुआ, तो उस वजह से आप क्या यूज़ करते हो, डीबी डॉट ऑन, कि जब ख़त्म हो जाए तो मुझे बता देना। भाई यहाँ तक क्लियर है कि भाई हमने कोई एक यूज़र बना लिया, किसके थ्रू बनाए कि हमने सबसे पहले वो मॉडल यूज़ किया, उस मॉडल के अंदर अपना डेटा डाला, सही है, और उसको हमने कहा उस पर कौन सा फंक्शन ला दिया। अब ये फंक्शन जो है ना, ये उस यूज़र मॉडल का फंक्शन है, ये चीज़ नोट किया आपने, ये उस स्कीमा का फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन कहाँ से आया, उसके यूज़र मॉडल से आया। डॉट सेव चला, इसका जो भी आउटपुट था वो किस में सेव हुआ, आउटपुट में, वो हमने दोबारा वापस भेज दिया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है बड़ा खूबसूरत तरीके से। अब देखो मैं यूज़र हूँ, मैंने क्या क्या भेजा उसको, नेम और एज। मोंगोडीबी ने मुझे क्या क्या रिटर्न किया है, एक तो वो नेम और एज की जो उसने चीज़ सेव की, ये आईडी जो कि वो मोंगोडीबी ने लगा दी, उसके बाद एक वर्जन कि कौन सा वर्जन है, 0, तो ये सब उसने किया। एरर क्या हो सकता है, मतलब नेम की जगह अगर स्ट्रिंग की बजाय कुछ और कर दिया तो उस पर भी आते हैं। सही है, अब पहले तो उसको थोड़ा ना तसल्ली के लिए कुछ और भी एडिशन करते हैं। सर यहाँ जो तस्वीरें और ये जैसे हम लोग सारी चीज़ें एपीआई में मिल रही होती है, वो यहीं से बनाते हैं क्या? तस्वीरों का अलग सिस्टम है, मतलब जैसे नहीं हम लोग ने गिटहब की एपीआई उठाई, अब उसका भी जेसन डेटा इसी टाइप करना है। हाँ वो ऐसा ही होता अब है। किस चीज़ के अंदर पीछे क्या रखा हुआ है, इस लिंक के पीछे एक तस्वीर रखी है, वो जो बनता है वो इसी तरह बनता है क्या? वो बनता है किस तरह? कौन सा? एपीआई का जो डेटा, वो जो आपको शो कर रहा होता है कि ये लिंक क्या कर रहा है, वो लिंक क्या कर रहा है। मतलब अभी हम रिस्पॉन्स में ये मिल रहा है, हाँ, इसके पीछे यही टेक्स्ट है खाली। क्या चीज़ टैक्स है? मतलब जैसे फॉर्म सबमिट करवाया ना तो सक्सेसफुली का जो पेज आ जाते हैं, रिस्पॉन्स पे वो पेज कैसे आते हैं? नहीं सर, ये जो गिटहब से आपने वो कार्ड बनाने बोला ना, उसमें पिक्चर्स भी आ रही थी, वो तो लिंक आ रहा था। सर हम एपीआई बना रहे हैं ना, अभी हम एपीआई बना रहे हैं, एपीआई बना रहे हैं, इसको डिप्लॉय भी कर दें, कर दिया। कोई इसको यूज़ करेगा। हाँ। अब हम चाह रहे हैं कि एपीआई के अंदर जैसे तस्वीरें भी हों, तो उसको मतलब जब link कोई आ जाए एपीआई सर। को यूज़ करे तो उस तस्वीर को फिर जैसे किसी तरह भी वो कार्ड में किसी तरह नहीं, इसका फ़र्क अलग होता है। अब ये जो मोंगोडीबी जो डेटाबेस है ना, ये सिर्फ नंबर्स, टेक्स्ट, स्ट्रिंग्स, डेट, आपके एरेज, ऑब्जेक्ट, जो टेक्सचुअल डेटा है ना, सिर्फ वो सेव कर सकता है,
सिर्फ टेक्स्ट MongoDB। MongoDB सही। सही। वो आपकी पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोस सेव नहीं कर सकता। डेटाबेस का ये मतलब नहीं होता कि आपने उसमें जो भी सेव किया हार्ड डिस्क की तरह सेव हो गया। टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट। उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो एक सेपरेट उसकी टेक्निक होती है। हम उसमें क्या करते हैं कि भाई बोलते हैं कि एक राउट हमने बनाया कि जो आप इमेज भेज रहे हैं, इमेज मैंने सर्वर पे सेव करानी है। हम क्या करते हैं कि हम सर्वर की हार्ड डिस्क के अंदर एक फोल्डर बना के रखते हैं। हम बोलते हैं कि कोई इमेज आए ना तो उस फोल्डर के अंदर ये इमेज सेव कर देना। फिर उस इमेज का जो यूज़र नेम है ना, सॉरी इमेज का जो फाइल नेम है, वो मैं यहाँ पे डेटाबेस में सेव करा देता हूँ। फिर जब मुझसे कोई वो इमेज मांगेगा ना, तो वो इमेज मांगने के लिए मुझे वो इमेज का नाम भेजेगा। मैं क्या करूँगा, मैं डेटाबेस को बोलूँगा कि भाई ये नहीं, बल्कि फर्ज करो एक यूज़र है, आपने गिटहब से यूज़र मांगे, उसने यूज़र के साथ उसके इमेज भी दी थी, लेकिन वो इमेज नहीं दी थी उसने सिंपल आपको एक लिंक दिया था। एंकर टैग में हम डालते हैं उसको, एंकर टैग में आप डालते हो। तो वो भी जो गिटहब की भी डेटाबेस है वो इमेज को सेव नहीं कर रही थी, वो इमेज कहीं और किसी जगह पे ड्राइव में सेव हुई भी थी, जैसे आपका गूगल ड्राइव है, आपको जस्ट उसका लिंक मिलता है। इसी तरीके से जो बेसिक स्टैंडर्ड तरीका है वो है S3। जैसे सर मैं app.static से अपने वो उठाया था। जैसे स्टैटिक से उठाया था, मतलब आप बेसिकली 2 सर्वर साथ चला रहे हो। पहला सर्वर जो स्टैटिक फाइल्स हैं सर उसको सर्व कर रहा है, ठीक है, उसके सारे फोल्डर्स में डेटा सब कुछ सेव हुआ है। वो पूछता है कि भाई इमेज चाहिए, वो अपने फोल्डर्स में जाता है, express.static लगा हुआ है और वो इमेज आपको फॉरवर्ड कर देता है, जैसे हमने दिखाया भी था। अब ये एक है Amazon S3। अगर आपको क्लाउड में करना है तो ये सर्विस सबसे बेस्ट है, सही है। ये यहाँ पे आप अपनी इमेज सेव कराते हो, इनकी एक API है, इनकी API को आप डायरेक्टली इमेज भेजते हो, ये अपने पास सेव करते हैं। उस इमेज का फिर जो URL होता है ना, वो आपको उसमें वापस करते हैं, फिर वो URL आप यहाँ पे सेव करा देते हैं। ये पूरा साइकिल होता है, कुछ भी हो। API की लिंक बन गई हमारी, ये लिंक हम कहीं यूज करेंगे, exhaust.net के बाद डेटा आ जाएगा। ये डेटा आएगा। नहीं वो डोमेन नेम, वो तो डोमेन नेम तो नहीं लिया, तो वो तो अभी तो जाहिर सी बात है, वो समझ लेंगे लोकल होस्ट है। अगर मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ तो फिर आपको मैं जो लिंक दूंगा उसके बाद ये सेव यूजर चलेगा, ठीक है। आपको ये डेटा भी मिलेगा, ये डेटा भी मिलेगा, ये सेव भी होगा। सर अगर जैसे हमारे पास सर्वर है सर, तो उसके लिए मतलब जो हमारा मतलब क्लाइंट होगा सर, तो उसका सर्वर कैसे वो लगा सकते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? सर्वर कैसे लगा सकते हैं? मतलब आपके उसके सर्वर में आपको सेव कराना है, वो क्लाउड डेवलपमेंट है, उस पर आप नहीं है अभी। देखें, आपको API पहले तो बनाना सीखनी पड़ेगी। पहले तो आप API बनाना सीखिए, API बनाना है, सही है। हम मोंगूज को, क्योंकि जब हमने एक्सप्रेस जो स्टार्ट की तो हमने बात बताई थी कि API है, जी सर सही है। हम लोग एक्सप्रेस को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, Node.js को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, डेटाबेस, एक डेटाबेस, सही है। अभी हम लोगों ने इसमें कोई डेटा सेव करवाया है, उस डेटा को हम दोबारा खूबसूरत होकर देख लेते हैं। ये अभी मेरे पास एक ही था, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। जब हमने इसको रिफ्रेश किया तो ये प्रोसेसिंग करेगा, सही है। डॉक्यूमेंट्स को लोड कर रहा है। अब हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट्स हैं? 3 है। किसके अंदर है? यूजर्स माई यूजर्स में, माई यूजर्स कलेक्शन में। डेटाबेस का नाम क्या है? MyDB। अब देखिए, सबकी एक आईडी उसने खुद ब खुद दी हुई है। इस यूजर का नाम हेलो है, ये मेरा ही नाम है, ये भी मेरा ही नाम है, ठीक है। लेकिन ये क्या है? एज इसकी क्या है? डिफरेंट है। तो अब लेकिन देखने वाली बात ये है कि इसमें 3 आपके पास वो हैं। अब मजे की बात है कि ये इतना खूबसूरत सा जो दिख रहा है ना, अगर आप इसको लोकल होस्ट में MongoDB को इंस्टॉल करते हैं ना, ऐसा खूबसूरत सा नहीं दिखता। उसके लिए आपको फिर दोबारा से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे कंपास हो गया या फिर रोबो 3D हो गया, तो वो आपको इस तरीके से दिखाता है। बात समझ आ रही है? सर कल जो रोबो 3D डाउनलोड किया था उसके लिए तो क्या? उसको पता नहीं कितने वीडियो दूसरा हाँ, वो लेकिन मैंने सोचा कि ये ज़्यादा खूबसूरत है, आसान है, तो आपको वो खामखा क्यों कराएं। वो भी ऐसे मैं करा सकता हूँ, लेकिन छोड़ें। एक काम, अब दूसरा वाला बहुत आसान है। देखो भाई, आज हमने क्या पढ़ा कि अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ी है कि डेटा कैसे सेव करेंगे, सेव कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक सेव करने की हम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं गए, सही है। मैंने सबसे, और नहीं तो क्या, यहाँ पे देखो मैंने सबसे आसान तरीन स्कीमा बनाया है। स्कीमा मैंने बहुत आसान बनाया है, इसमें क्वेरीज भी तो लगेंगी। मैं आपसे बोलूँगा कि भाई मुझे वो एज ग्रुप ला कर दो जो 25 से बड़ा है डेटाबेस से, अब आपको क्वेरी भी करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे ना इसको भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा, स्कीमा को, जिसका नाम सही है। स्टार्ट हो रहा है, जिसका एग्जैक्टली। अभी इसमें एक मसला और है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है। अब मैं इसमें नेम भेजूँ ना भेजूँ मसला नहीं करेगा, ये सबमिट नहीं करेगा,
वो सबमिट हो जाएगा बल्कि। सर हमने अपनी क्रिएट की अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग एक फ्रेंड का एक बना दें काम ज्यादा मिलते हैं फ्रंट एंड का। बैकएंड का। सही है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फ्रंट एंड की जो मार्केट है वो बहुत सैचुरेटेड है। फ्रंट एंड का काम बहुत है लेकिन मार्केट भी उतनी सैचुरेटेड है। बैकएंड का काम भी उतना ही है क्योंकि जो फ्रंट एंड बना रहा है उसको बैकएंड तो चाहिए, लेकिन बैकएंड के लोग कम होते हैं क्योंकि अब जो बैकएंड का जो एक्सपर्ट होता है वो तब बनता है जब वो फ्रंट एंड का एक्सपर्ट बन के आया हुआ होता है। समझ रहे हैं? वो डायरेक्टली बैकएंड नहीं बन सकता। और जो एक दफा बैकएंड डेवलपर सही से बन जाता है फिर वो फ्रंट एंड थोड़ी बहुत भूल जाता है, लेकिन वो पूरी नहीं भूलता। मतलब आप उसको बोलोगे ना कि भैया मुझे बना दो, लो बजट है, मेरा पैसे नहीं है, खुदा का वास्ता है कुछ कर दो, तो आप उसको कोई टेम्पलेट उठाते हो, उसको लगाते हो, अटैच करते हो, सर दिल भी नहीं करता उसका बनाने का। दिल भी नहीं करता उसको। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपको वो बंदे को आता है, इसका मतलब है वो बंदा कैपेबल है आपकी भी नौकरी खाने की। लेकिन फ्रंट एंड वाला बैक एंड के लिए कोई खतरा नहीं है। सही है। उनको बैक एंड वाले बोलते ही हैं कि इनके पास दिमाग नहीं है क्योंकि उन जो फ्रंट एंड वाले होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं कि वो जस्ट उनके जो होती है प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब वो प्रॉपर्टी सीएसएस की पता है कौन सी यूज करनी है, एनिमेशन ऐड करनी है, जाके गूगल पे सर्च करो गूगल एनिमेशन। उनका काम ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत मत्था खपाई है इसमें, लेकिन उनका जो काम है वो लॉजिकल इतना नहीं है। अब आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेट हुआ है स्कीमा। अभी मैं कह रहा हूँ सबसे इजीएस्ट चीज की है मैंने, सबसे इजीएस्ट, मतलब बिल्कुल बेसिक। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसमें कोई रेफरेंस नहीं है। अभी तक मैंने ये रेफरेंस नहीं लगाया कि इसके अंदर अगर किसी और ऑब्जेक्ट की आईडी हो। सर ये सिंपल काम होगा, सिंपल नहीं ऐसे होता कब रहेगा भाई। अभी भी इन्होंने मोंगूज इन्होंने बनाया है। मोंगूज बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अगर आपके पास नेटिव पैकेजेस हो ना मोंगोडीबी, आपको पता लगेगा, तो आपको सही से पता लगेगा। चलो इसमें हम एक में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्कीमा के अंदर फ्रेंड है जी स्कीमा के नहीं, अभी नहीं है, नहीं है सर। नहीं है ना, मैंने ऐड भी नहीं किया। तो मैं जाता हूँ, मैं इसको फ्रेंड भेजता हूँ, देखते हैं क्या करता है। मैंने कहा फ्रेंड हेलो, ठीक है, मैंने कहा सेंड, तो क्या किया इसने? सर हमने नीचे डेटा दिया नहीं है। क्या चीज़? सर हमने वहाँ डिफाइन नहीं किया, जस्ट सूट तो 200 स्टेटस क्या दिया सर, उसने? ये तो अपडेट में आएगा ना। नहीं नहीं अपडेट में नहीं आएगा। अपडेट में नहीं आया, मैंने उसको नया डेटा ही भेजा। चलो यार तुम इस पे कर पेज दो। में स्ट्रिंग डालोगे फिर इधर आएगा। ये ABC हो गया, ये 30 हो गया, ये hello 2 हो गया, सेंड। कनेक्शन हुआ। मेरा सर्वर क्रैश कर गया। तो मैंने इसको कनेक्ट किया, उसने डेटा सेव कर दिया, सेव कर दे फ्रेंड का नहीं के बाकी नेम और एज सेव किया। लेकिन नेम और एज उसने सेव कर दिया। ABC फ्रेंड सेव किया नहीं किया? क्यों नहीं किया? स्कीमा में हमने डिफाइन नहीं किया। स्कीमा में हमने डिफाइन नहीं किया, स्ट्रक्चर ही नहीं डिफाइन किया। चलो ठीक है, इसको मिटा दिया, मतलब ये बात तो समझ आ गई ये नहीं होगा। इसको भी हमने मिटा दिया, हमें पता ये नहीं होगा, नई चीज सर जब तक स्कीमा में ऐड नहीं करेंगे यहाँ भी नहीं होगी। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने एज हटा दी, मैंने एज हटा दी, हो जाएगा सर ये। सही, यहाँ से मैं एज हटा देता हूँ। वहाँ पर एज है। सही, मैंने एज हटा दी, मैंने सेंड किया, तो क्या दिया उसने? स्टीवन में कोड दिया, कोई एरर दिया सर। That request। बैड रिक्वेस्ट। क्यों बैड रिक्वेस्ट दिया? सर हमने डिफाइन मार दिया लेकिन यूज नहीं किया। नहीं नहीं, यहाँ पे कोई और बनवा रहा है। ऐसे हटा दिया। सर होना तो चाहिए था क्योंकि हमने रिक्वायर नहीं किया था। यस सर खाली name। नहीं, वो कुछ और कह रहा है। अनएक्सपेक्टेड टोकन इन जेसन एट पोजीशन 18। टोकन मांगा। टोकन नहीं मांग रहा, कह रहे हैं पैरेंथेसिस गलत आए हैं। 18 लाइन। अब ये एरर तो दिया है इसने पोजीशन 18। सर इसलिए कहते हैं बस यही करते नहीं नहीं, इसके एरर का मतलब है वो कह रहा है ये अब होगा सर। कॉमा लगाया था। कॉमा लगाया था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था एक और प्रॉपर्टी हो। सही, तो ABC मैंने आगे फॉरवर्ड किया। अब उसने क्या किया? नेम एज को उड़ा दिया, हालांकि स्कीमा में एज था, लेकिन स्कीमा में एज उसने एरर क्यों नहीं थ्रो किया? क्योंकि मैंने उसको क्या नहीं बनाया, रिक्वायर्ड ट्रू नहीं किया था।
अब एक फाइनल काम कर लेते हैं छोटा सा आज की क्लास का, बहुत इजी काम है अब तो। कर लेते सर। देखो ऐप डॉट गेट ऑल यूजर्स, सही है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे जितने यूजर्स मेरे कलेक्शन में हैं, डेटाबेस में नहीं, किसमें, जितने यूजर्स मेरे कलेक्शन में हैं वो मुझे रिटर्न हो जाए, मिल जाए, वापस आ जाए। सर कलेक्शन ये ऊपर है। कलेक्शन जो ये वाला है, ये वाला। अब इसके अंदर ये पूरे डेटा आ गया ना, ये मुझे डेटा पूरा चाहिए। अब डेटा किस में चाहिए, एज ए जेसॉन चाहिए, क्योंकि जेसॉन में ही मैं जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकता हूँ। अब उसमें मैं करता क्या हूँ, सही है, तो हमारे पास अब ये कौन सा आ गया, DB रीड। पहले आपने क्रिएट कर लिया, डेटाबेस में डेटा क्रिएट हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, DB रीड कर रहा हूँ, क्रूड ऑपरेशन का दूसरा लेटर। तो यहाँ पर आके अब मुझे पता है कि मुझे रिक्वेस्ट से कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है, मुझे गेट रिक्वेस्ट है, ऑल यूजर्स मुझे भेजने हैं, बस कहानी खत्म। तो ऑल यूजर्स मैंने भेजने हैं, अब मैं कैसे मंगाऊंगा। आपको याद है कि यूजर्स मॉडल हमने बनाया था, सही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर मॉडल डॉट फाइंड। तो यहाँ पे इसको हम लोग एक कॉलबैक फंक्शन दे सकते हैं। कॉलबैक फंक्शन है, क्या है, क्या फाइंड डायरेक्ट है, फाइंड नहीं करके डायरेक्ट पूरा मैंने नहीं फाइंड, मैंने नहीं फाइंड है। फाइंड, जस्ट फाइंड, एक फाइंड वो है जेनेरिक है, इंसर्ट सही है। एक काम कर लेते हैं, पहले देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। डायरेक्ट हमने कांस्टेंट यूजर्स किया, फाइंड किया। अब मैं देखना चाहता हूँ इसका आउटपुट क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड यूजर्स, ठीक है। बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है। मैंने कहा यूज़र मॉडल, ये यूज़र मॉडल आया ऊपर से, जहाँ पे हमने ऊपर मॉडल बनाया था स्कीमा के बाद, सही है। इसमें मैंने एक फंक्शन चलाया, इस फंक्शन का नाम क्या है, फाइंड। उस पर मैंने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, बस जो भी दे मुझे वापस करो, ताकि मुझे बस देखना है कि मुझे इसके पास ऑब्जेक्ट में इसका रिटर्न मिलता क्या है, ठीक है। अब इसके पास हम जाते हैं फाइंड इधर, बल्कि एक काम करते हैं, इसको रहने दो, थंडरबोल्ट में आते हैं, न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं। न्यू रिक्वेस्ट में गेट है, लोकल होस्ट 5000 ऑल अंडरस्कोर यूजर्स। तो हमारे पास क्या आया, सर फाइंड से पहले जो है कलेक्शन का नाम आएगा ना, वहाँ तो हमने कुछ और दिया है जो अभी हमारे पास क्या एरर आ रहा है, एरर बड़ा खतरनाक आ रहा है। मॉडल दिया वहाँ पे सर, वो मुझे कलेक्शन का नाम देते हैं ना फाइंड से पहले। यूजर मॉडल में सर वहाँ पे फंक्शन रन होगा क्या है, वो चला ही नहीं है ना सर। क्या कह रहा है, कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्राइप एरर इसमें सर्कुलर स्ट्रक्चर टू, टेम्पलेट लेटर यूज करेंगे सही हो जाएगा सर। नहीं, अभी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि एरर आ रहा है, सही है। यही काम था कि जो हम लोग कर रहे थे, किससे, ट्राई कैच से, यही चीज़ हम पकड़ रहे थे, सही है। अभी आपने देखा ये हमने लाइन चलाई, लेकिन इसमें कुछ एरर था, तो इसने कोड ब्रेक किया एक तरह से। ब्रेक क्यों किया, क्योंकि एरर था, तो अब उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, तो उसने वो एरर थ्रो कर दिया, और हमारे पास ये वाला कोड यहाँ पे ब्रेक हुआ। इस वजह से हमने यहाँ पे भी क्या लगाया हुआ है, ट्राई कैच। ये बात समझ आ रही है। अब आप इस को दोबारा फॉलो कर सकते हैं। हमने ये वाला काम कर लिया, ये वाला काम हम कर चुके हैं। आप नोट करें, ये वाला सारा काम क्रिएट वाला था, हो गया था। ये दिखा रहा है कि भाई देखो मेरा डेटा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब इसने भी क्या बनाया हुआ है, गेट डॉट ऑल। अब ये कैसे बना रहा है, हमने भी तो ये किया था। क्या
इसने सिंक लगाया और अवेट अवेट लगाया, उसके बाद और क्या क्या लगाया? सर इसकी कलेक्शन का नाम क्या था? वो माई यूजर्स। मैं हमने ये काम सारा किया हुआ है, अभी आप देखें हमने ये सारा काम किया हुआ है, सिर्फ हमसे क्या चीज़ क्या मॉडल खुद उसका मॉडल खुद। तो यहाँ पे एक आ रहा है एसिंक और यहाँ पे क्या आना चाहिए? अवेट, जो कि हम देखना भूल गए थे। अब हम दोबारा से हम ट्राई कर लेते हैं इसी को, ट्राई कैच अभी लाते हैं। पहले हम बाहर से ट्राई करें, हम स्टेप बाय स्टेप, फिर देखते हैं कि इसका असर क्या होता है। मतलब प्रोग्रामिंग में मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है कि मैं बोलता हूँ कि आपको तब समझ आती है जब आप ये चीज़ देखें कि कौन सा फंक्शन क्या इफेक्ट देता है, उसकी ज़रूरत क्यों है, वरना वो रट्टा मारने वाली बात है कि उसकी क्या ज़रूरत है। अब देखिए आपने अवेट दिया तो सब कुछ ऑटोमेटिकली आ गया, सही है। ये काम किसका था? एसिंग का। अब समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, सही है। तो एसिंक लगाना, अवेट लगाना क्यों जरूरी था? देखिए हुआ ये कि जब ये लाइन ऑफ कोड चला ना तो user.model.find खुद एक एसिंक फंक्शन है, सही है। वो खुद एक एसिंक फंक्शन ऑटोमेटिकली mongoose ने बनाया हुआ है। उसको पता है कि भाई आप लोगों का ये जो फंक्शन है टाइम लेगा, तो वो क्या कह रहा है Node.js को कि भाई तुम मेरा इंतजार ना करो, नीचे चले जाओ। लेकिन ये बात आपने नहीं लिखी, हुआ ये कि इसने user.model.find ने बोला कि मैं वे कौन सा फंक्शन हूँ? एसिंक फंक्शन हूँ। तो इसने, आपने क्योंकि अवेट ही लगाया था तो उसने इसको वेट नहीं किया और डायरेक्टली क्या कौन सी लाइन चला दी? user.send। जब इसको user.send पे यूजर्स में उसको कुछ नहीं मिला तो वो आपको क्या दे रहा था? एरर थ्रो कर रहा था कि मुझे समझ में नहीं आया इधर क्या हुआ। वेट नहीं किया, ये चला दिया, इसलिए एरर है। जब तक रिस्पॉन्स नहीं है वेट का। अब इस कोड का क्या मतलब है? ये पूरा फंक्शन क्या है? एसिंक। ये पूरा फंक्शन क्या कर रहा है कि ये वाली लाइन चली, अब ये वाली लाइन तब तक नहीं चलेगी जब तक ये वाली लाइन नहीं चलती, लेकिन बाकी जो पूरा Node.js का कोड है वो पीछे चलता रहेगा। लेकिन सिर्फ ये जो फंक्शन है ये एसिंक वाला, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक ये अलग हो चुका है। स्टेटस कोड 500 दिया, मतलब स्टेटस कोड 500 इसीलिए आया क्योंकि इसने डायरेक्टली ये वाली लाइन चला दी। इस लाइन के अंदर कुछ भी नहीं था। वो आपको बेसिकली जो एरर दे रहा था वो एरर ये था, एरर सब ये नहीं था कि ये कोई एरर आया है, वो एरर ये दे रहा था कि ये जो यूजर्स में जो डेटा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा है मैं जेसन में इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसको भेज नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है डेटा टाइप क्या है। आपको बेसिकली एरर ये आ रहा था, उसको ये एरर नहीं दे रहा था कि यहाँ पे कोई मसला हुआ है। ये आपको response.send एरर थ्रो कर रहा था कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस यूजर्स में क्या है। बात समझ रहे हैं? एरर ये था। तो मैंने इसमें सिंपल क्या लगा दिया? एसिंक और अवेट। मैंने मतलब अब इस फंक्शन को बताया कि भाई जब लाइन नंबर 65 चलेगी तो ये वाला फंक्शन थोड़ा टाइम लेगा, तो आपने तब तक लाइन नंबर 66 नहीं चलानी जब तक इधर से रिप्लाई आके इसमें सेव नहीं होता। और जब ये सेव हुआ, response.send हुआ, जब response.send हुआ तो आपके पास लिस्ट बन गई। ट्राई एंड कैच की अभी जरूरत नहीं है। ट्राई एंड कैच की तब जरूरत है जब आप ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन केस ऑफ एरर हो तो मैं फ्रंट एंड को क्या बताऊंगा। लेकिन अभी आपको ये बताने की जरूरत थी कि उसके बगैर भी आपका सारा काम हो गया, लेकिन वो करना जरूरी है क्योंकि अगर इसमें कोई भी एरर होता तो वो मसला उठ जाता। वो करते हैं लास्ट तक कुछ। सही यूजर मॉडल वाली लाइन ऊपर दिखाना, ऊपर देख। आप लोगों को करवाया है ये वाला काम? करवाया है सर वो चल रही है मोमो डिवीजन लोकल लॉस लोकल मतलब ये क्लाइंट से वो क्लाइंट अभी एटलास आपको डेटा पुल कैसे करवाया? नहीं अभी तक एटलास वाला नहीं नहीं Root operation में भी रूट ऑपरेशन नहीं किया। तो ये mongoose.model हमने सिंपल यूज किया है। अब mongoose.model, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड था कि नीचे वाले फंक्शन को कैसे पता लगेगा कि ये किस कलेक्शन का डेटा है। का नाम आता है, इस कलेक्शन का नाम आता है, किस कलेक्शन का डेटा है। वो कलेक्शन का नाम यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, तो मैं इसका ये वाला वेरिएबल सारे प्रोफाइल में यूज करता हूँ। ये उसमें चला गया, नीचे हमने यही दे दिया। सही, तो मैं इसी वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ हर जगह पे, समझ रहे हैं? मैंने एक दफा ऊपर बना लिया, अब मेरी टेंशन खत्म। अब मैं पूरे कोड में बस क्या यूज करूंगा? ये यूजर मॉडल। मुझे बार बार कलेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। बार बार कलेक्शन बताने की तब जरूरत पड़ती है जब आप उसको मॉडल बनाते नहीं अगर हैं, हम किसी वेरिएबल में सेव ना कराएं तब बार बार भी देना पड़ेगा। तब भी बार बार देना पड़ेगा। सही है। तो यूजर डॉट मॉडल, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन कोड होता है और ज़्यादा प्रेफरेबल है, मेरी नज़र में बहुत प्रेफरेबल है। अब देखें, आपने सारा ये डेटा पुल ऑफ कर लिया। आपने क्या किया? यूजर डॉट मॉडल डॉट फाइंड
पैरेंथेसिस, इस पे आपने अवेट लगाया और चला दिया। लेकिन अगेन मैंने जैसे कहा कि ये काम ऐसे कभी नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे क्या देना है, ट्राई देना है, ताकि कोई एरर आए तो आपको पता लगे। यहाँ पे आपको आएगा एरर, यहाँ पे आप देंगे console.error.message। मैं क्या कर रहा हूँ ये, तो यहाँ पे आ गया console.error.message। अब ये आ गया ट्राई ब्लॉक। अब ट्राई ब्लॉक में बेसिकली ये सारा का सारा कोड कॉपी कर देना है मैंने, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये क्या होना चाहिए, जेसन। अगर आपका दिल करे तो एक और चीज़ इसमें ऐड कर लें, क्या, स्टेटस 200। अब ये अगर एरर होगा तो ये वाला, अगर आपने थोड़ा बहुत एक्सप्रेस सही से प्रैक्टिस की होगी तो इन केस ऑफ सक्सेस ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। इन केस ऑफ एरर आपका जो स्क्रीन है ना ऊपर ब्राउजर की होती रहेगी। यस सर। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे आपने सेंड कुछ नहीं किया। जब आप कोई सेंड नहीं करते तो वो स्क्रीन को घुमाता रहता है। आप यहाँ पे करेंगे res.status 400 और .json, और .json आप ऊपर वाला ही छाप लें। सर ये logs क्यों लगा है? logs error message ये मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी है, आप अपनी दे दें। logs में होता है कैसा मतलब? लॉग्स का मतलब होता है कि वो पूरी हिस्ट्री के हुआ क्या। लॉग्स हम टेक्निकल नाम उसके देते हैं। आपके विंडोज़ के भी लॉग्स होते हैं, लिनक्स के भी लॉग्स होते हैं कि बैकएंड में क्या चल रहा है। सही, एरर अकर्ड और लॉग्स हमारा error.message से आ जाएगा। अब ये हमारा पूरा जो फंक्शन है वो रेडी है। इसको अगर आप दोबारा चलाने की कोशिश करेंगे तो भी ये सेम रिजल्ट देगा। हालांकि अब ये किसके अंदर है, ट्राई के अंदर, ट्राई एंड कैच के अंदर। बात समझ आ रही है? सही है। एक फाइनल सी चीज़ देख लेते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में इसको और एक्सपेंड करेंगे। लेकिन हम इस पूरे को अब देखें, ये हमारा इजी काम क्या हो गया, हमने ये पूरा एक दफ़ा बना लिया। अब हम इस पूरे को ही वेट करेंगे, मतलब आई मीन उठाएंगे, और यहाँ पे मैं बोलूँगा यूज़र, सही है, यूज़र/नेम, सही है। मैं कहूँगा कि फाइंड, किसको फाइंड करो, जिसका नेम क्या हो, request.params.name। जो URL में नाम होगा वो नाम यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। मैं सिर्फ उस बंदे को फाइंड कर रहा हूँ जो कि मैं इसकी यूज़र आईडी यहाँ पे दूंगा या यूज़र नेम यहाँ पे दूंगा। ये तो सर वही देगा फ्रंट एंड वाला, ये फ्रंट एंड वाला पास करेगा आपको। अभी हम इसको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं, इसको हम न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं। न्यू रिक्वेस्ट में हम कहते हैं लोकल होस्ट। आपने देखा मैंने ज़्यादा कोई चीज़ नहीं बदली है, डिट्टो कॉपी उसी को ही कॉपी किया है मैंने। सिर्फ मैंने URL में ये आपका पैरामीटर दे दिया, उस पैरामीटर को मैंने यहाँ पे रीड कर लिया, ठीक है। और बस मैं यही भेज रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ इसको। ये भी रीड का ही है ना सर? क्या ये रीड का पार्ट है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, सही है। तो लोकल होस्ट 5000, क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है तो गेट ही रहेगी, /user/ कौन सा है, तो मैंने कहा सेंड, तो मेरे पास क्या आया, लेकिन मेरे में तो कोई भी नहीं है। वजह हम चेक करते हैं कि भाई हमारे पास एक हेलो था, चलो हम हेलो भेज देते हैं, तो हमारे पास हेलो आ गया, जो डेटाबेस में नाम हो वो आ गया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, आपको ये दिख रहा है एरे में मतलब ये सर, ये क्या भेज रहा है, एरे। ये इसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब आप कोई यूज़र आईडी पास करें तो आपका जो फ्रंट एंड है वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आप उसको क्या मिलेगा, उसको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि वो एक यूज़र का आपको डेटा मांग रहे हैं। अगर आप गिटहब पे नोट करें तो गिटहब भी यही करता है। गिटहब वाली जो API थी, आप उसको जब वो आईडी देते थे तो वो आपको एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता था, लेकिन जब आप सारे यूजर्स मंगाते तो वो एक एरे थ्रो करता था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि जहाँ पे आपने, अच्छा, तो अभी ये यहाँ पे आप क्या कर देंगे, सिर्फ 1 आप लिख देंगे, भाई मुझे एक ही डेटा देना, फाइंड 1 देना। अब आप इसको जब सेंड करेंगे तो आपको वही डेटा दे रहा है, लेकिन उसने एरे सर फाइंड 1 लाजमी लगा। फाइंड 1 आपके लिए भी, आपके फ्रंट एंड वाली गाय के लिए है कि अगर वो
इसको इस तरीके से उसने मतलब कोडिंग की हुई है, क्योंकि आप देखेंगे कोडिंग फटेगी कैसे। फर्ज करोगे उसने क्या किया हुआ है फ्रंट एंड पे, उसने कहा हुआ है भाई डेटा के अंदर axios.get हो रहा है, सही है। मैं बता रहा हूँ इसको वो गेट कराएगा कैसे। वो बेसिकली क्या करेगा, इस पूरी चीज़ को उठाएगा, इसमें पास करेगा, सही। उसके बाद वो डॉट देन करेगा, सही है। डॉट देन करके उसको ये मिलेगा, रेस्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे उसको मिलेगा। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि ये जो रिस्पॉन्स उसके पास आया है वो एक ऑब्जेक्ट होगा। तो उसने बेसिकली क्या करा लिया होगा, सेट यूज़र जो है बेसिकली ये समझ लें वो क्या है, ये सेट स्टेट है। तो उसने सेट यूज़र करा लिया होगा। अब यूज़र में वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि रेस डॉट नेम, क्यों? क्योंकि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको क्या मिलेगा, नेम। लेकिन अगर ये एरे है तो ये वाला कोड यहाँ पे फट जाएगा, नहीं चलेगा। तो फिर वो आपको कॉल करेगा कि तुम पागल हो गए, मैं जब आईडी दे रहा हूँ तो तुम मुझे एरे क्यों दे रहा है भाई, सही है। उसकी पूरी वेबसाइट का जो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो वो बोलेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, क्योंकि अब उसको क्या करना पड़ेगा, 0। अब इसमें एक और मसला है। अब अगर उसको यूज़र नहीं मिला तो कुछ फ्रंट एंड लैंग्वेजेस जैसे पाइथन है, अगर वो पाइथन इस्तेमाल कर रहा होगा ना और उसने ये वाला कोड किया, फर्ज करें वो यूज़र नहीं मिला, वो आईडी का यूज़र नहीं मिला, कुछ भी हुआ, आईडी यूज़र नहीं मिला, उसका कोड यहाँ पे फट जाएगा। ये एरर होता है, क्रूशियल एरर होता है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आया, कोड फटा, कोड खत्म, उसकी वेबसाइट ही डाल। अब वो बेचारा अपनी वेबसाइट को अप करेगा, देखेगा क्या मसला हुआ है, उसको पता लगेगा कि भाई आपने एक एरे भेजी थी, उस वजह से उस बेचारे ने ज़बरदस्ती इधर 0 लगाया। अब आपने एक ऐसी एरे भेजी जिसके अंदर कोई डेटा ही नहीं आया क्योंकि वो यूज़र डिलीट हो चुका था या कुछ हो चुका था, तो उसकी वेबसाइट इस वजह से फटेगी। जावास्क्रिप्ट इसकी जगह पे वो अनडिफाइंड सेंड करता है, लेकिन पाइथन इसकी जगह पे ब्रेक कर देता है, फट जाता है कोड, वो सर्वर डाउन हो जाता है। सर ये लास्ट टाइम हमने मतलब काम किया ना, जैसे हमने लिखा था माय एरे डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 के। हाँ, सर ये थोड़ा सा इसका उसका ये है कि ये कुछ पागल होते हैं सर्वर बनाने वाले, उनमें उनको पता होता है कि भाई वो बोलते हैं जो भी है वो यही है, सही है। उसमें हम लोग ये चेक लगा लेते हैं कि माई एरे डॉट लेंथ वो हमेशा किससे ज़्यादा होना चाहिए, 0 से। तो हम इसमें कंफर्म हो जाते हैं कि अगर एम्प्टी एरे आ रहा है तो मैं उधर आपके यूज़र को दिखा देता हूँ कि दिस यूज़र इज़ नॉट फाउंड। सर डिफरेंट फंक्शन लगा के ये आप जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली तभी है कि आप चेक करना चाहते हैं कि आपके पास जो एरे आई है वो एम्प्टी एरे है या उसके अंदर कोई डेटा है। तो ये उसके लिए एक ही आएगा, 2 आएगा, जैसे इंडेक्स नंबर यार ये काम करें, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये आप इसको काम करें, आप अनडिफाइंड एरर्स आएंगे सारे। जब आप इसमें ये वाला काम नहीं करेंगे, चेक करने वाला आप काम कर लेंगे, आपका कोड सही चलेगा। सही है, इसका मतलब है एक दफ़ा में आपका कोड सही चल रहा है, एक दफ़ा गलत। ये 0 क्यों लगा है इसका मतलब ये ऊपर होंगे ना फिर, मतलब ये 0 ये 0 नहीं सर, हमने लास्ट काम किया ना उसमें 0 सर ये जो लगा रहे थे ना सर, हम टैग थे उसमें। अरे भाई वो पहली बार जो ये सवाल पूछ रहे हैं इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। जो बच्चे थोड़ा बहुत आगे पीछे देख रहे हैं कि ये मायर है 0 लेंथ क्या हो गया, वो अलग से उनका एक प्रॉब्लम है, तो उनको कहीं फेस हुआ था। लास्ट क्लास में अपने पढ़ाया था ना सर, वही बोल रहे हैं तो सर। ये सर भी ये पूछिए मैं समझ गया हूँ, लेकिन इस वक्त जो हमने चीज़ पढ़ी है ना, इससे इसका कोई ताल्लुक सर, वीडियो करते हो। ठीक है। तो हम इसको वीडियो को ऑफ कर देते हैं।